हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डियर फ्रेंड्स आप सभी के लिए, क्योंकि इस टॉपिक पर ज़्यादा और सोफिस्टिकेटेड नॉलेज हमें ना तो गूगल पे मिलती है ना ही यूट्यूब के किसी वीडियो पे इसकी नॉलेज आपको मिलेगी। मिक्स्ड डिजाइन ऑफ M40 ग्रेड PQC यानी कि पेव्ड क्वालिटी कंक्रीट। जो हम सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाते हैं उनमें जो कंक्रीट यूज किया जाता है वो हमारी पेव्ड क्वालिटी कंक्रीट की जाती है। ये जो कंक्रीट होती है डियर फ्रेंड्स, ये हमारी कन्वेंशनल कंक्रीट मींस जो हमारी स्ट्रक्चर वर्क में या बिल्डिंग वर्क्स में बीम कॉलम स्लैब और एटसेट्रा जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं अदर कंक्रीट के, उनमें हमारी जो सीमेंट कंक्रीट होती है वो हमारी PQC कंक्रीट से कुछ अलग होती है। उसे कंसेप्ट ऑफ डिजाइनिंग भी अलग होते हैं। तो पेव्ड क्वालिटी कंक्रीट के लिए हम किस प्रकार से मिक्स डिजाइन करते हैं, उसके बारे में क्या क्राइटेरिया हमें स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, कैसे हम टारगेटेड स्ट्रेंथ निकालेंगे, ये सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे डियर फ्रेंड। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते हुए जाना और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना फ्रेंड, क्योंकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और यूनिक वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करता रहता हूँ। एक्सेल शीट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे कराऊंगा, किस प्रकार से आप ये डाउनलोड कर पाएंगे, वीडियो के एंड में आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो, मिक्स्ड डिजाइन ऑफ M40 ग्रेड PQC। तो डियर फ्रेंड आपको मैं बता दूं, जो M40 ग्रेड या PQC कंक्रीट के लिए हम जब भी मिक्स्ड डिजाइन करेंगे तो इसके लिए हमें एक क्राइटेरिया मिलता है IRC 44 में। IRC 44 गाइडलाइंस फॉर सीमेंट कंक्रीट मिक्स डिजाइन फॉर पेवमेंट्स वर्क। पेवमेंट्स वर्क मतलब जो हमारी रोड के कंस्ट्रक्शन में जहाँ भी सीमेंट कंक्रीट यूज हो रही है वो हमारी पेवमेंट्स वर्क्स में आ जाती है। तो इसके लिए हम IRC 44 2017 को फॉलो करते हैं। मैक्सिमम जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जब भी कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करेंगे तो IRC 44 ही वहाँ पर आपको फॉलो करनी होगी। ठीक है, जो हमारी अदर कंक्रीट्स होती हैं वो कंक्रीट की मिक्स डिजाइन आपकी पेव्ड क्वालिटी कंक्रीट में अलाउ नहीं की जाती है। इसलिए आपको IRC 44 2017 को ज़रूर स्टडी करना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया हैं आपको वो आपको फॉलो करना होगा कंक्रीट की मिक्स डिजाइन के लिए। चलिए इसके हाईलाइटेड पॉइंट में आपको समझा देता हूँ, फिर एक एक्सेल शीट भी हम डिस्कशन करेंगे, कैलकुलेशन भी समझेंगे और लैब प्रैक्टिकल भी हम सीखेंगे। ठीक है, अब इस IRC की अलग से ज़रूरत क्या पड़ी, देखिए फ्रेंड हमारी एक और IS कोड 10262 2019 भी अवेलेबल है, उसमें भी हमें सीमेंट कंक्रीट की मिक्स डिजाइन के बारे में बताया गया है। तो फिर अलग से IRC की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी कंक्रीट होती है अदर देन रोड कंक्रीट, वो कंक्रीट हमारी डिजाइन की जाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इम्पोर्टेंस देकर, यानी कि वहाँ पर हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ होता है। उसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए हम कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करते हैं। बट जब हम पेव्ड क्वालिटी कंक्रीट के लिए या रोड कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी कंक्रीट को डिजाइन करते हैं तो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेकर तो डिज़ाइन करते ही हैं, साथ में उसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ को लेके भी उसकी डिज़ाइन की जाती है। और मैं आपको एक बात बता दूं डियर फ्रेंड्स, जो हमारी हाईवे में PQC पेमेंट होती है उसमें फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है मिक्स डिज़ाइन के दौरान। यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आपको चाहिए ही चाहिए है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ भी मस्ट है फुलफिल करना। इसलिए आपको IRC 44 फॉलो करनी चाहिए जब भी आप PQC के लिए मिक्स डिज़ाइन कर रहे होंगे। अब इन द प्रेजेंट गाइडलाइंस द एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ एयर हैज बीन कंसीडर्ड एज 1.5% फॉर 9.5 mm, 1.0% for 19 mm and 0.8% for 31.5 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है यानी कि जो एयर कंटेंट है उसका भी परसेंटेज यहाँ पर चेंज किया हुआ है। IRC 10262 में जो हमारा एयर वॉइड्स है वो 1% रहता है, लेकिन इस IRC के अकॉर्डिंग हमारा जो एयर वॉइड्स है वो 9.5 mm मैक्सिमम एग्रीगेट साइज के लिए है 1.5%, 19 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए है 1.0%
और 31.5 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए 0.8%। तो मैं आपको बता दूं जो हमारी PQC पेमेंट होती है उसमें हम 31.5 mm मैक्सिमम साइज वाला एग्रीगेट यूज करते हैं, यानी इससे अधिक साइज हमारे एग्रीगेट का नहीं होना चाहिए जब भी हम PQC पेमेंट के लिए मिक्स डिजाइन करेंगे। और उसके लिए एयर बॉड्स हम मान के चलेंगे 0.8%, ठीक है, यानी 0.8% एयर बॉड्स हमें उसमें रखना है कंक्रीट के अंदर। चलिए और आगे क्या क्या हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूं जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझने वाला है द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन एज मॉडिफाइड टू 31.5 mm एंड द शीप साइजेस ऑफ एग्रीगेट आर ट्यून इन मोर स्पेसिफिकेशंस। जो हमारी मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो हमारी 31.5 mm पर लिमिट कर दी गई है, यानी कि आपको मैक्सिमम 31.5 mm एग्रीगेट तक अलाउ करना है जब भी आप PQC कंक्रीट का वर्क करेंगे। चलिए अब जो मटेरियल यूज होते हैं जैसे हमारा सीमेंट यूज होता है, कोर्स एग्रीगेट यूज होता है, फाइन एग्रीगेट यूज होता है और एड मिक्सचर यूज होता है, तो उनके मटेरियल्स के बारे में थोड़ा हम ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं द मिनिमम 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 43 मेगा पास्कल, यानी कि आप जो भी सीमेंट यूज करेंगे वो मिनिमम 43 ग्रेड की होना चाहिए। यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है, उससे नीचे की ग्रेड की सीमेंट आप PQC कंक्रीट में यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप OPC 43 या 53 ग्रेड का यूज कर सकते हैं, PPC सीमेंट यूज कर सकते हैं, PSC सीमेंट यूज कर सकते हैं या कंपोजिट सीमेंट भी यूज कर सकते हैं। अब एड मिक्सचर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो क्लॉज 3.2.1 को पढ़ते हैं जहां पर रिटार्डर्स, प्लास्टिसाइजर्स एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स के बारे में हमें डिटेल दी हुई है। रिटार्डर्स, प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर का काम क्या होता है कंक्रीट में, ये हमारे जो वाटर की डिमांड होती है उसको कम करते हैं। वाटर की डिमांड जब हमारी कंक्रीट में कम हो जाती है तो हमारी जो कंक्रीट होती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि अगर जितना वाटर सीमेंट रेशो आप कम रखेंगे उतनी आपकी सीमेंट कंजम्पशन भी कम आएगी और कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आपको ज़्यादा अचीव होती है। तो इसको पढ़ते हैं हम, रिटार्डर्स, प्लास्टिसाइजर्स एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स कन्फर्मिंग टू IS 9103 may be used up to 0.5%, 1% and 2% by mass of cementitious material respectively. However, the dosage of polycarboxylated bases admixture shall not exceed 1%. A higher percent of above admixture may be used if agreed upon by the manufacturer and the contractor based on performance test related to workability, setting time and early age strength as stipulated in IS 456। क्या कहना है इन लाइनों का मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए जो हमारे रिटार्डर्स हैं, प्लास्टिसाइजर्स हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर टाइप के एडमिक्सचर्स हैं, तो उनकी जो एडमिक्सचर की कंटेंट या जो वैल्यू आपको ऐड करनी है पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट में, तो वो हमें 0.5%, 1% या 2% इस प्रकार से आपको रखनी है, यानी कि मैक्सिमम 2% है और मिनिमम आपकी 0.5% आपको एड मिक्सचर रखना ही रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात क्या है, और ये जो 0.5% है, 1% है या 2%, ये हमारे सीमेंट के वेट का रहेगा। या मान लीजिए आपने जैसे ही 400 kg सीमेंट आपकी पर क्यूबिक मीटर लग रही है, तो आपका 400 kg का 1% निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा 4 kg। आपको क्या करना, उसमें सुपर प्लास्टिसाइजर या जो भी आपका एडमिक्सचर है वो आपको मिलाना पड़ेगा। तो सीमेंट के वेट का आपको ये परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक आपको बात समझने, जो हमारे पॉलीकार्बोक्सिलेट बेस्ड एडमिक्सचर रहेंगे जिन्हें हम PCE बेस्ड एडमिक्सचर भी बोलते हैं, उनका जो कंटेंट है आपका 1% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 1% यहाँ पे आपको लिमिट कर दिया गया है PCE बेस्ड एडमिक्सचर का कंटेंट। चलिए आगे और समझते हैं, मेन पॉइंट्स में आपको समझा देता हूँ। फिर आता है हमारा कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट के बारे में हम बात करते हैं, द कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स शैल नॉट बी मोर देन 35%। कोर्स एग्रीगेट का जो कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स है वो 35% से अधिक नहीं होना चाहिए। इम्पैक्ट वैल्यू 30% से अधिक नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अगर लाइमस्टोन है तो आपको IS 383 की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, और जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है वो 31.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, PQC पेमेंट के लिए। और जैसे आपने अगर IS 10262 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें मोर देन 19 mm से अधिक एग्रीगेट साइज वहाँ पर यूज नहीं करना है। जो हमारी RCC वर्क हैं, PCC वर्क हैं, या जो हमारी बिल्डिंग की कंक्रीट होती है, वहाँ पर हमें 19 mm तक मैक्सिमम एग्रीगेट साइज रहता है, और PQC पेमेंट के लिए हमारा 31.5 mm तक मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन रहेगा कोर्स एग्रीगेट का वो 2% से अधिक या 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि हायर वैल्यू आप परमिट कर सकते हैं 3% तक, ठीक है। कब परमिट कर सकते हैं? जब आपकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो IS 383 की जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक जैसे इम्पैक्ट वैल्यू है, फ्लैकीनेस एलोंगेशन है, उसका साउंडनेस है, अगर वो उसमें पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको वेट इम्पैक्ट टेस्ट भी करना होगी। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 2% से अधिक है तो उसकी आपको वेट इम्पैक्ट टेस्ट करना है। वाटर एब्जॉर्प्शन अगर 2% से अधिक है तो दूसरे टेस्ट भी आपको करना है, लाइक साउंडनेस टेस्ट करना है, और भी उसकी क्रशिंग वैल्यू टेस्ट करना है। तो अगर उनमें वो फुलफिल हो रहा है, पास हो रहा है, तो आप 3% तक भी वाटर एब्जॉर्प्शन को अलाउ कर सकते हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको क्लॉज नंबर 3.4.1.1 में मिलती है, जहाँ पर ये लिखते हैं साइज एंड ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट, यानी कि कोर्स एग्रीगेट का साइज और ग्रेडिंग क्या होना चाहिए। कोर्स एग्रीगेट के बारे में आपको बता दूं, हमारा जो सैंड होता है वो फाइन एग्रीगेट होता है, और हमारा जो 31.5 mm एग्रीगेट रहेगा या 19 mm एग्रीगेट रहेगा, 12 mm रहेगा या 9.5 mm रहेगा, ये जो एग्रीगेट हमारे कोर्स एग्रीगेट में आते हैं। तो ये हमारा जो अदर देन सैंड जो भी मटेरियल रहेगा वो हमारा कोर्स एग्रीगेट कहलाएगा। तो उसकी ग्रेडिंग के लिए हमें यहाँ पर 4 टाइप्स के एग्रीगेट दिए हुए हैं। पहला एग्रीगेट रहेगा, उसका साइज रहेगा 31.5 mm से पासिंग। नेक्स्ट हमारा रहेगा 19 mm से पासिंग वाला एग्रीगेट, उसके बाद रहेगा 12.5 mm से पास वाला एग्रीगेट, और फिर रहेगा 9.5 mm से पास वाला एग्रीगेट। यानी कि आपको 4 टाइप्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट यहाँ पर यूज करने होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात समझा देता हूँ डियर फ्रेंड्स। वो प्रैक्टिकल बात ये है कि जब भी आप जनरली कंक्रीट का मिक्सचर करेंगे PQC के लिए, तो आपको 31.5 mm, 19 mm और 9.5 mm ये 3 एग्रीगेट ही आपको जनरली वहाँ पर यूज करने होंगे। तो आपका जो ग्रेडेशन है वो आपकी PQC पेमेंट का फुलफिल हो जाता है। 12.5 mm की आपको जनरली ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैक्सिमम केसेस में। तो देखिए हमारा जो एग्रीगेट साइज है 31.5 mm का, हमें क्या करना है, उस इंडिविजुअल एग्रीगेट का ग्रेडिंग करना है। हम 31.5 mm का कोई भी 25 किलो या 50 किलो सैंपल लिया और उसको इस सीव ऑर्डर पे हमें क्या करना है, ग्रेडिंग करना है। जैसे हमारा 31.5 mm का एग्रीगेट है तो हमें उसको ग्रेडिंग करना है 37.5 mm से, 31.5 mm से, 19 mm से और 9.5 mm सीव से हमें इसका क्या करना है, सीव एनालिसिस करना है। और वो सीव एनालिसिस करने के बाद हमें देखना है कि उसका जो परसेंटेज पासिंग है वो परसेंटेज पासिंग हमारा 37.5 पे 100, 31.5 पे 85 से 100, 19 mm से 0 से 20 और 9.5 mm पे 0 से 5% के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप करेंगे 31.5 mm का ग्रेडिंग, फिर आप करेंगे 19 mm साइज का ग्रेडिंग, फिर आप करेंगे 12.5 mm अगर ज़रूरत है तो, और उसके बाद आप कर लेंगे 9.5 mm का ग्रेडिंग। ये सीप साइज आपको और उसके परसेंटेज पासिंग उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर फुलफिल करना होंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इंडिविजुअल ग्रेडेशन आपको इस प्रकार से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फाइन एग्रीगेट का। फाइन एग्रीगेट मतलब जो हमारी सैंड होती है उसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। फाइन एग्रीगेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइन एग्रीगेट विच है वाटर एब्जॉर्प्शन मोर देन 3% सेल नॉट बी यूज। सैंड का वाटर एब्जॉर्प्शन अगर 3% से अधिक है तो आपको वो सैंड अलाउ नहीं करनी है। लेस देन 3% वाटर एब्जॉर्प्शन वाला ही आपको सैंड अलाउ करना होगा। फिर हमें क्या करना है फिर डियर फ्रेंड, अगर हम नेचुरल सैंड यूज कर रहे हैं तो
3% हमारा जो 75 माइक्रोन से पासिंग है वो नेचुरल सैंड में हमारा 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रश्ड स्टोन सैंड में हमारा 12% से ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। और अगर ब्लेंड है हमारा नेचुरल सैंड और क्रश्ड स्टोन सैंड का, दोनों का मिक्सचर है, तो वहाँ पर हमारा 75 माइक्रोन पे 8% से अधिक पास नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो यहाँ पर ग्रेडिंग टेबल दिया हुआ, ये हमारा फाइन एग्रीगेट का ग्रेडिंग टेबल है, जो हमें IS 383 में भी देखने को मिल जाता है। या जो कन्वेंशनल ग्रेडिंग है हमारी सैंड के लिए, वही ग्रेडिंग हमें यहाँ भी यूज करनी है। इसमें कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है। चलो अब क्लॉज नंबर है 3.5, कंबाइंड ग्रेडेशन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। ओके डियर फ्रेंड, तो टेबल नंबर 3 आपको देखनी है, जो हमारी कंबाइंड एग्रीगेट ग्रेडेशन है PQC पेमेंट के लिए। यानी कि जब हम कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट दोनों को मिक्सर कर लेंगे, तब उसकी ग्रेडेशन टेबल क्या बनेगी, उसकी ग्रेडिंग या सीव एनालिसिस हमें किस प्रकार से करना होगा। तो कंबाइंड के लिए हमें यहाँ पर नॉमिनल साइज 31.5 mm, नॉमिनल साइज 26.5 mm और नॉमिनल साइज 19 mm, ये 3 प्रकार के ग्रेडिंग यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जनरली जो 19 mm का नॉमिनल साइज वाला एग्रीगेट है, वो हमारा जो स्लैब थिकनेस अगर 200 mm है, तो वहाँ पर हमारा 200 या 250 mm तक हमारी स्लैब थिकनेस है, तो वहाँ पर 19 mm एग्रीगेट साइज, मैक्सिमम 19 mm एग्रीगेट साइज वाली टेबल आपको लेनी है। ये जो हमारी 19 mm वाली टेबल लेनी है, ये आपका स्लैब थिकनेस 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक की है, तो आपको 19 mm वहाँ पर लिया जाता है। अब स्लैब थिकनेस आपकी अगर अप टू 300 है, तो वहाँ पर 26.5 mm लिया जाता है। और मोर देन 300 mm अगर आपकी स्लैब थिकनेस है, तो वहाँ पर आपका 31.5 mm एग्रीगेट साइज वहाँ पर यूज किया जाता है। ऐसा लिखा कहीं नहीं है, लेकिन जनरली प्रैक्टिस में यही लिया जाता है। तो हम जो बात करेंगे, हमारा जो एग्रीगेट रहेगा वो 31.5 mm मैक्सिमम एग्रीगेट साइज या नॉमिनल साइज वाला एग्रीगेट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्लैब थिकनेस हमारी अगर हाईवेज की बात करें तो 40 सेंटीमीटर या मोर देन 30 सेंटीमीटर वहाँ पर ली जाती है। तो आपको टेबल ऑर्डर इस प्रकार से वहां पर दिख जाता है। ये टेबल ऑर्डर है, जो सीविंग ऑर्डर है, वो आपको PQC पेमेंट के ग्रेडेशन के लिए यूज में लाना होता है। अब बात करते हैं मिक्स डिजाइन की। तो फॉर डिटेल मिक्स डिजाइन IS 10262 में बी रिफर्ड इफ नेसेसरी। अगर हमें ज़रूरत है IS 10262 के कुछ क्लॉज यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको वाटर सीमेंट रेशो के बारे में कुछ समझना है, या किसी और कंडीशन को, जो आपको कंडीशन इस कोड में IRC 44 में नहीं मिल रही है, तो फिर आप IS 10262 से भी वो कंडीशन ले सकते हैं। चलो अब हम करते हैं टारगेटेड स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग। भाई देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो PQC पेमेंट के लिए कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए टारगेटेड स्ट्रेंथ किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा M40 ग्रेड का कंक्रीट है, तो M40 ग्रेड की कंक्रीट की जब हम डिजाइन करेंगे लैब में, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम थोड़ी सी हायर लेके चलेंगे। तो वो हायर स्ट्रेंथ का जो मार्जिन है वो कितना है, मान लीजिए M40 के लिए हम डिजाइन स्ट्रेंथ क्या लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टारगेटेड स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो टारगेटेड स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पर 2 फार्मूले हैं, एक है बेस्ड ऑन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ से, ठीक है, और दूसरा है बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। तो अगर मैं नेशनल हाईवेज की बात करूँ या स्टेट हाईवेज की बात करूँ, तो वहाँ पर आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इन दोनों को ध्यान में रखकर ही आपको मिक्स डिजाइन करनी होगी। यानी कि आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी अचीव करनी है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अचीव करनी होगी। जब भी आप NH या SS के प्रोजेक्ट के लिए मिक्स डिजाइन करेंगे, तो ये दोनों कंडीशन वहाँ पर आपको चेक करनी होंगी। फार्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, FCR यानी कि जो टारगेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ प्लस 1.65 इंटू SF। SF क्या है हमारा, SF है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। या एक और फार्मूला है टारगेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इक्वल टू हमारी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ प्लस 0.55। इन दोनों फार्मूले में से जो भी वैल्यू अधिक आएगी, वो वैल्यू आपको टारगेटेड वैल्यू लेके चलनी होगी, ठीक है।
और नेक्स्ट है फिर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिक्स पे। तो उसके लिए हमारी टारगेटेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इक्वल होगी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस 1.65 इंटू एस सी। यहाँ पर क्या है, एस सी है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एस सी भी यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। या नेक्स्ट फार्मूला है टारगेटेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर टेबल नंबर 4 में दी हुई है, यहाँ सर आप एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि भाई आप स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो एस सी है ये कहाँ से लेंगे। ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये एस एफ है हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है डियर फ्रेंड्स, उससे आप जो है अगर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ अगर आपकी 3.5 और 4.5 आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो वहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.35 है, और अगर हमारी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 4.5, 5.0 या 5.5 है तो वहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 0.40 लेके चलना है, ठीक है। तो अब ये तो हमारा हो गया फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमें टेबल नंबर 6 से लेना है। तो आपको जैसे M40 ग्रेड की कंक्रीट है तो उसका टारगेटेड स्ट्रेंथ आपको निकालना है, तो आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 5 लेके चलना होगा, तो इससे आप टारगेटेड स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एयर कंटेंट की बात करें या एयर बॉट्स की बात करें तो वो कितने होते हैं, तो देखिए एग्रीगेट साइज हमारा अगर 31.5 mm है तो वहाँ पर 0.8% एयर बॉट्स रहेंगे। 26.5 है, 26.5 mm है तो 0.9% रहेंगे। 19 mm है तो 1.0% रहेंगे। 9.5 mm है तो 1.5% एयर बॉट्स आपके रहते हैं। फिर आ जाते हैं हम टेबल नंबर 8 पे। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, वाटर सीमेंट रेशो दिया हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप PQC पेमेंट के लिए मिक्स डिजाइन करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशो आपको मालूम होना चाहिए कि इससे अधिक वाटर सीमेंट रेशो आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बेसिस पे भी वाटर सीमेंट रेशो दिया हुआ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिस पे भी वाटर सीमेंट रेशो दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से जो भी कम आएगा वो वाटर सीमेंट रेशो हम मेंटेन करके चलेंगे। मान लीजिए हमारी जो टारगेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो है 4.5, ठीक है। तो उसके लिए OPC 43 ग्रेड सीमेंट हम लेते हैं, तो वहाँ पर वाटर सीमेंट रेशो है 0.39, ठीक है। अब हम ये तो हमारी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो गई। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे आते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं 48 न्यूटन पर mm² है, तो उसके लिए वाटर सीमेंट रेशो है 0.36। तो हमारा 0.36 0.39 के कंपैरिजन में कम है, तो हम क्या करेंगे 0.36 वाटर सीमेंट रेशो को ही मेंटेन करके चलेंगे। जो भी कम होगा वो वाटर सीमेंट रेशो आपको मेंटेन करना होगा, दोनों का कंपैरिजन करना है, फिर दोनों में से जो भी कम आएगा उसका वाटर सीमेंट रेशो आपको मेंटेन करना होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप समझ लीजिए, द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 0.40 फॉर द रेस्पेक्टिव ग्रेड एज पर IRC 15। एज पर IRC 15 के अकॉर्डिंग जब भी आप PQC पेमेंट के लिए मिक्स डिजाइन करेंगे तो वहाँ पर आपका वाटर सीमेंट रेशो 0.4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। चलो अब स्लम्प के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जो टेबल नंबर 10 है वाटर सीमेंट रेशो के लिए, वो हमारी कोर्स एग्रीगेट और एंगुलर कोर्स एग्रीगेट, यानी कि हमारा जो एग्रीगेट है वो एंगुलर है, और 50 mm स्लैम्प को मेंटेन करने के लिए हम उतना वाटर सीमेंट रेशो रखेंगे। यानी कि अगर हम 0.36 वाटर सीमेंट रेशो रख रहे हैं तो वो 0.36 कब होगा, जब आपका ग्रेड जो एग्रीगेट है वो एंगुलर हो और आपका जो डिजायर्ड स्लम्प है वो 50 mm हो, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे कंडीशन दी हुई है, ठीक है। 50 mm स्लम्प एंड एंगुलर एग्रीगेट है, तो वाटर सीमेंट रेशो आपका जो भी आया है, जो भी मिनिमम आया है वो आपका वहाँ पर यूज में लाना है। अब चलो यहाँ पर और भी बात समझने वाली है। द वाटर कंटेंट सजेस्टेड इन टेबल 10 मे बी रिड्यूस्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 10 kg फॉर सब एंगुलर एग्रीगेट,
15 kg फॉर ग्रेवल विथ सम क्रश्ड पार्टिकल एंड 20 kg फॉर राउंडेड ग्रेवल। अगर हमारा जो एग्रीगेट है वो सब एंगुलर है तो आपको जो पानी है वो आपको 10 किलो कम करना है। अगर आपका जो एग्रीगेट है वो क्रस्ट पार्टिकल है और ग्रेवल मिक्स है तो वहाँ पर आपको 15 kg कम पानी वहाँ पर लेना। मान लीजिए हमारा 160 kg पानी आ रहा है तो हम 160 kg हमारा एंगुलर एग्रीगेट और 50 mm स्लम के लिए आ रहा है, लेकिन हमने देखा कि हमारा जो एग्रीगेट है वो सब एंगुलर है तो वहाँ पर हमें फिर 10 kg कम करना होगा, यानी 150 kg ले लीजिए आप। 160 डिजाइन से आ रहा है तो हम वहाँ 150 kg लेंगे, और अगर हमारा जो एग्रीगेट है वो ग्रेवल और क्रस्ट एग्रीगेट का मिक्स है तो वहाँ पर 15 kg और कम करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पानी का रिड्यूस वहाँ पर करना होगा। चलो अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, द रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट में बी एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रायल और एन इंक्रीज बाय 3% फॉर एवरी एडिशनल 25 mm स्लम और अल्टरनेटिवली बाय यूज ऑफ केमिकल एडमिक्सचर कन्फर्मिंग टू IS 9103। कहने का मतलब क्या है, अगर हमें स्लम्प मान लीजिए हमें 50 mm स्लम के लिए वाटर सीमेंट रेशो 0.36 दिया हुआ है, लेकिन हमें स्लम्प चाहिए 75 mm, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में जो हमारा पानी है उसको भी 3% बढ़ा देते हैं। 3% से मतलब मान लीजिए हमारा 160 kg पानी आ रहा है 50 mm स्लम्प के लिए, तो हमें 75 mm स्लम्प के लिए 165 का 3% और पानी ऐड करना होगा, तो हमारा जो स्लम्प है वो 75 mm हो जाएगा। यानी कि हर 25 mm स्लम्प के डेविएशन के लिए आपको 3% पानी को या तो बढ़ाना होगा या कम करना होगा। ये मान लीजिए हमें 50 mm स्लम के लिए 25 mm स्लम चाहिए, 50 mm स्लम ना चाह के हम 25 mm स्लम चाह रहे हैं तो हमें 3% पानी कम करना होगा। अब 50 mm स्लम ना चाह के हम 75 mm चाह रहे हैं तो हमें 3% पानी वहाँ पर ज़्यादा कर देना होता है। यानी कि 25 mm स्लम को डेविएट करने के लिए हम 3% वाटर को डेविएट करते हैं। अब एक और बात समझ लो, यहाँ पर वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर और सुपर प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर यूजुअली डिक्रीज वाटर कंटेंट बाय 5 to 10% एंड बाय 20% एंड अबव रेस्पेक्टिवली एट एप्रोप्रिएट डोजेज। जो हमारे वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर होते हैं वो वाटर की डिमांड को 5 से 10% कम कर देते हैं, और जो सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर होते हैं, ठीक है, जो हमारे सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर होते हैं वो हमारे वाटर की डिमांड को 20% तक कम कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारा वाटर सीमेंट रेशो 0.36 है, या जो हमारा जैसे 31.5 mm एग्रीगेट है उसके लिए सजेस्टेड वाटर कंटेंट है 165 kg, तो अगर हम सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज करते हैं मान लीजिए तो वहाँ पर हम इस पानी को 20% तक कम कर सकते हैं। ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि पानी की जितनी वैल्यू मिनिमम होगी, ये जो सजेस्टिव वाटर कंटेंट है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा आपको पानी नहीं मिलाना है, इससे कम आप पानी मिला सकते हैं। तो पानी की एक ऑप्टिमम वैल्यू अगर कंक्रीट के अंदर रहेगी तो आपकी कंक्रीट बेटर ड्यूरेबल मोस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली और अच्छी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ वाली बनेगी। तो हम क्या करते हैं उसमें सुपर प्लास्टिसाइजर मिक्स करके इस वाटर की डिमांड को भी कम कर दे रहे हैं। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाने से हमारी कंक्रीट का जो स्लम्प है या जो वर्केबिलिटी है वो मेंटेन रहती है, और बिकॉज ऑफ पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है तो इससे हमारा जो सीमेंट यूज कर रहे हैं हम कंक्रीट के अंदर उस सीमेंट की वैल्यू भी हमें कम मिलाना पड़ती है। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर है, ऑन अकाउंट ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ओवर विच कंक्रीट नीड टू बी कैरीड फ्रॉम बेचिंग प्लांट और RMC प्लांट द कंक्रीट मिक्स इज जनरली डिजाइंड फॉर ए हायर slump initially than the slump required at the time of placing. The initial slump value shall depend on the distance of transport and loss of slump with the time. कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए PQC पेमेंट की ही हम बात करते हैं तो PQC पेमेंट या PQC कंक्रीट का जो स्लम्प होता है जब हम प्लेसिंग कर रहे होंगे या जब हम साइड पे डंप कर रहे होंगे उस टाइम पे जो उसका स्लम्प हमें चाहिए वो 25 mm ± 10 mm होना चाहिए।
लेकिन जो हमारी कंक्रीट होती है वो हमारी बेचिंग प्लांट से ट्रांसपोर्ट होके आती है। जो बेचिंग प्लांट की लीड हो सकती है या दूरी हो सकती है वो 25-30 किलोमीटर हो सकती है या उससे भी अधिक दूर भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है फ्रेंड, जो हमारी कंक्रीट का स्लंप होता है बेचिंग प्लांट पर या आरएमसी प्लांट पर, वो स्लंप हम जनरली ज़्यादा रखते हैं। मान लीजिए अगर हमारा जो साइट है वो हमारी बेचिंग प्लांट से अगर आधे घंटे की दूरी पर भी है तो वहाँ पर हमारा जो स्लंप रहेगा कंक्रीट के प्लांट पर वो हमें 100 mm रखना होता है, तब जाके हमें जो साइट है उस साइट पे हमें 25 mm स्लंप मेंटेन होता है। ये भी जो स्लंप है हमारे एनवायरनमेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है, एयर की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बारिश तो नहीं हो रही है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं पड़ रही है। अगर गर्मी पड़ रही होगी तो आपका स्लंप का जो लॉस है वो बहुत जल्दी से होता है। तो आपको ये डिज़ाइन करना है कि भाई हमें साइड पे 25 mm स्लंप के लिए बेचिंग प्लांट पर कितना स्लंप मेंटेन करना होगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसी प्रकार से आप जो सुपर प्लास्टिसाइजर है या प्लास्टिसाइजर उसका डोज डिसाइड करते हैं। द मिनिमम सीमेंट मटेरियल या सीमेंटिटियस मटेरियल कंटेंट सेल बी 360 kg, यानी कि पीक्यूसी पेमेंट के लिए मिनिमम सीमेंट हमारा 360 kg पर क्यूबिक मीटर से कम नहीं होना चाहिए। पर क्यूबिक मीटर आपको मिनिमम 360 किलो सीमेंट मिलानी ही मिलानी है। और अगर हम एंड मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट नॉट इंक्लूडिंग मिनरल एडमिक्सचर सेल भी 450 kg, और अगर हम उसमें किसी प्रकार का मिनरल एडमिक्सचर लाइक फ्लाई एश या अदर एडमिक्सचर्स नहीं मिला रहे हैं, यहाँ पर प्लास्टिसाइजर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मिनरल एडमिक्सचर जैसे फ्लाई एश होते हैं उनकी बात हो रही है। तो अगर उसमें किसी प्रकार की फ्लाई एश वगैरह नहीं मिला रहे हैं तो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट हमारा 450 kg से अधिक नहीं होना चाहिए। In case of fly ash is blended at site, the quantity of fly ash shall be restricted to 25% by weight of cementitious material content, and the quantity of OPC in such a blend shall not be less than 310 kg। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है, वो ये है, मान लो हम OPC सीमेंट यूज कर रहे हैं और हमें जो क्लाइंट है वो बोल रहा है कि आप इसमें फ्लाई एश भी मिक्स कीजिए। तो वो हमारी जो फ्लाई एश आप मिक्स करेंगे वो हमारी सीमेंट के वेट का 25% से अधिक नहीं हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो आपकी ओपीसी सीमेंट का कंटेंट रहेगा वो 310 kg से कम नहीं हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। जब भी आप सीमेंट के साथ फ्लाई एश का ब्लेंडिंग करेंगे तो ये कंडीशन वहाँ पर आपको याद में रखनी पड़ेगी। अब एक बात और आप ध्यान में रख लीजिए, यहाँ पर एक क्लॉज नंबर 4.4.5.1 भी यहाँ पर दिया हुआ है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज फॉर दिस एग्रीगेट वॉल्यूम आर गिवन इन टेबल 11 फॉर ए वाटर सीमेंट रेशो ऑफ 0.50 विच में भी सुइटेबल। पहले मैं आपको टेबल नंबर 11 दिखा देता हूँ। देखो ये यहाँ पर टेबल नंबर 11 दी हुई है, यहाँ पर क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट एज पर IS 383, यानी कि जो हमारी सैंड होती है, ठीक है, सॉरी हमारा जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना होगा। मान लीजिए 1 क्यूबिक मीटर टोटल वॉल्यूम है कोर्स और फाइन एग्रीगेट का, तो उसमें हमारा जो कोर्स एग्रीगेट है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर हम 31.5 mm एग्रीगेट के लिए चर्चा करते हैं, ठीक है, और उसमें हमारी सैंड है सेकंड जोन की, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो कोर्स एग्रीगेट है वो हमारे 0.65 क्यूबिक मीटर से कम नहीं होना चाहिए, या 0.65 क्यूबिक मीटर हमें वहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है 1 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट, हमारा कोर्स और फाइन एग्रीगेट 1 क्यूबिक मीटर हम ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जो हमारा कोर्स एग्रीगेट है 0.65 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, ठीक है, इन ब्लेंड ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। टोटल वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट में 0.65 क्यूबिक मीटर हमारा कोर्स एग्रीगेट रहेगा। अब ये 0.65 की वैल्यू है, ये हमारी
कितने स्लम्प को कितनी वाटर सीमेंट रेशो को लेके दी है, 0.50 वाटर सीमेंट रेशो को लेके दी हुई है। अब 0.50 वाटर सीमेंट रेशो तो हमें चाहिए नहीं है, हमारा वाटर सीमेंट रेशो तो हमें IRC 15 ने बोल रखा कि आप 0.4 से अधिक नहीं ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें 0.40 या जो भी वाटर सीमेंट रेशो 0.36 है मान लीजिए, तो उस वाटर सीमेंट रेशो के लिए वॉल्यूम क्या रहेगा कोर्स एग्रीगेट का, तो उसके लिए ये बोलते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स इज इंक्रीज्ड at the rate of 0.01 cubic meter for every decrease in water cement ratio by 0.05 and decrease at the rate of 0.01 cubic meter for every increase of water cement ratio by 0.05। मान लीजिए हमारा जो वाटर सीमेंट रेशो है वो है 0.4, ठीक है, 0.4 वाटर सीमेंट रेशो है, और ये जो हमारी क्वांटिटी दी है ये दी हुई है 0.5 वाटर सीमेंट रेशो के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे 0.4 वाटर सीमेंट रेशो को लाने के लिए हम इसमें 0.1 वाटर सीमेंट रेशो कम करेंगे। तो 0.1 वाटर सीमेंट रेशो कम करने के लिए जो हमारा जो एग्रीगेट का क्वांटिटी है वो एग्रीगेट का क्वांटिटी 0.01 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 0.01 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी जो है हमारी कोर्स एग्रीगेट की वो प्रत्येक 0.05 वाटर सीमेंट रेशो को कम करने पे हमें बढ़ाना होगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नहीं हुआ हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपसे चर्चा करता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप कोई भी डाउट अगर क्रिएट होता है तो उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। For more workable concrete mixes which is sometimes required when placing edge by pump, it may be desirable to reduce the estimated course aggregate content determining using table 11 up to 10%। अब मान लो हम ऐसी जगह कंक्रीट कर रहे हैं, PQC पेमेंट कर रहे हैं जहाँ पर हमारे जो ट्रांजिट मिक्सचर्स हैं या डंपर्स हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, पेवर्स वहाँ पर नहीं चल पा रहे हैं, तो वहाँ पर फिर हमें क्या करना होता है, पंप कंक्रीट करना होती है। तो पंप कंक्रीट करने के लिए हमें उसका स्लम्प भी अधिक रखना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू को भी 10% तक कम कर लेते हैं। ये जो क्वांटिटी दी है कोर्स एग्रीगेट की, इसको भी आप 10% तक जो है कम कर सकते हो। चलो आगे क्या बोल रहे हैं समझते हैं। For the recommended mixed proportion, the yield of mix shall be checked at the mixed proportion shall be adjusted proportionately to meet the requirement of yield of 1 cubic meter of concrete। देखिए अब भाई आपने मिक्स डिजाइन तो कर ली है, मिक्स डिजाइन करने आपने मिक्स डिजाइन किया कि भाई रेशो आ गया आपका 1.5 या 1.5-3 का रेशो आया आपका मिक्स डिजाइन का। अब 1.5-3 रेशो पे जब आप कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट मिक्स कर रहे हैं तो क्या इन रेशो पे मिक्स करने के बाद हमारा जो कंक्रीट है वो 1 क्यूबिक मीटर बन रहा है, तो इसके लिए आपको उसका यील्ड टेस्ट करना होता है। इसके बारे में आपको मैं सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा। चलो अब IRC 44 2017 का एनेक्सर P देखते हैं, जहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कंक्रीट के मिक्स डिजाइन के लिए। डियर फ्रेंड आपको मैं एक एक्सेल शीट भी शेयर कर दूंगा। डियर फ्रेंड एक्सेल शीट आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा फीस मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, इसलिए आप चाहें तो मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। ना सिर्फ इस एक्सेल शीट को, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे WMM, DLC, PQC, DBM, BC, GSP और भी अदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम के थ्रू सीखने को मिल जाएंगी। मेंबरशिप प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल करके भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन के थ्रू आप मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब बेसिक डाटा की बात करते हैं। जैसे हम मिक्स डिजाइन कर रहे हैं M40 ग्रेड की PQC कंक्रीट के लिए, ठीक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए कि भाई हमारे सीमेंट कौन सा है। तो सीमेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट है हमारी OPC 43 ग्रेड।
ब्रांड कौन सा है, वो ब्रांड है हमारा JK43 ग्रेड OPC। वाटर सीमेंट रेशो एज पर IRC 44 2017 टेबल नंबर 8 और 9, यानी कि 8 और 9 जो हमारी एक है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बेस पे और एक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे, दोनों में से जिसमें भी कम वाटर सीमेंट रेशो आएगा वो वाटर सीमेंट रेशो आपको टारगेट करके चलना है। वाटर कंटेंट एज पर IRC 44 2017 फॉर 10 mm स्लम्प ऑफ 31.5 mm मैक्सिमम साइज एग्रीगेट, यानी कि 50 mm स्लम्प है और 31.5 mm हमारा एग्रीगेट साइज है। तो उसके लिए जो हमारा वाटर कंटेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैक्सिमम 165 kg, यानी कि 165 kg से अधिक पानी आपको नहीं मिलाना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है हमारी 3.15, इससे ये डेविएट भी हो सकती है। जनरली मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं तो ये 3 से लेके 3.1 के बीच में आपकी आती है, ठीक है। मैक्सिमम केस में आपकी 3.0 से लेके 3.1 के बीच में आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट आती है। फिर कोर्स एग्रीगेट के बारे में और चर्चा करते हैं। ये जानकारी आपको इसलिए लिखना जरूरी है डियर फ्रेंड, क्योंकि जब भी आप मिक्स डिजाइन करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन के बिना आपको मिक्स डिजाइन करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। जैसे सोर्स की बात करें कि भाई जो हमारा कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो कोर्स एग्रीगेट हम ला रहे हैं श्री अम्बे क्रेशर से। 31.5 mm एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.875। 20 mm डाउन एग्रीगेट या जो हमने 19 mm डाउन एग्रीगेट है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.878 और 10 mm डाउन एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.870 और इनके रेस्पेक्टिव आपको इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन भी टेस्ट करना होंगे, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करना होगी, उनके फ्लैकीनेस इलोंगेशन टेस्ट करना होंगे। और फिर आते हैं हम फाइन एग्रीगेट पे। तो फाइन एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा 2.589। सोर्स की बात कर ली तो हमारी नर्मदा सैंड यानी नर्मदा रिवर की सैंड है और स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका 2.589। वाटर एब्जॉर्प्शन है 2.32, फाइनेस मॉडुलस है 2.72। टाइप ऑफ एडमिक्सचर है हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर। जनरली सुपर प्लास्टिसाइजर ही आपको यूज करना होंगे और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.140, ठीक है डियर फ्रेंड। चलो अब बात आती कैलकुलेशन की कि भाई प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट ये आप कैसे डिटरमाइन करते हैं कि भाई हमें जो 31.5 mm एग्रीगेट है उसका परसेंटेज कितना मिलाना है, 20 mm एग्रीगेट है उसका परसेंटेज कितना मिलाना है, 10 mm कितनी मिलानी है और रिवर सैंड कितनी मिलानी है। तो ये उसके हमारे ब्लेंडिंग परसेंटेज हमें निकालना होते हैं। ये कैसे निकालोगे डियर फ्रेंड, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेडेशन करते हैं। सबसे पहले 31.5 mm डाउन एग्रीगेट का आपको इंडिविजुअली उनके ग्रेडिंग करना होंगे। तो आपकी जो 31.5 mm डाउन एग्रीगेट है उसके आपको क्या करना है, 5 सैंपल ग्रेडिंग, 4 सैंपल कर लीजिए सॉरी, ठीक है। सैंपल नंबर 1 हो गया, सैंपल नंबर 2 हो गया, सैंपल नंबर 3 हो गया और सैंपल नंबर 4 हो गया। 4 सैंपल आपको ग्रेडिंग करना होंगे, सीव एनालिसिस करना होंगे। सीव ऑर्डर आपको IRC 44 में भी दिया हुआ है। इस एक्सेल सीट में भी, ये ऑटोमेटिक एक्सेल सीट है, इसमें जो मैंने येलो मार्क कर रखा है सिर्फ वही वैल्यू आपको फीड करना है। लेस जो कैलकुलेशन है, रिमेनिंग कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो सैंपल नंबर 1, 2, 3 और 4 4 सैंपल हम करेंगे 31.5 mm एग्रीगेट के और उनके परसेंटेज पासिंग हम डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर इन चारों सैंपल के परसेंटेज पासिंग का, सैंपल नंबर 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, इन चारों के परसेंटेज पासिंग जो भी आए हैं, ठीक है, इन सब की हमें एवरेज वैल्यू यहाँ पर लिख लेनी है। जैसे 31.5 mm पे परसेंटेज पासिंग है, सभी चारों का 100 है तो एवरेज वैल्यू आपकी 100 हो गई। 26.5 पे परसेंटेज पासिंग इस प्रकार से आए तो इन चारों को आपको एवरेज लेना है, तो वो हमारा ये आ गया 19 mm। फिर 9.5 mm पर भी आप परसेंटेज पासिंग की एवरेज ले लेंगे चारों सैंपल के लिए, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर हम करेंगे 19 mm एग्रीगेट का ग्रेडेशन, इंडिविजुअल ग्रेडेशन करेंगे और उनके 4 सैंपल के जो है 1, 2, 3, 4 4 सैंपल के आप एवरेज परसेंटेज पासिंग निकाल लेंगे। फिर आप ग्रेडेशन करेंगे 9.5 mm एग्रीगेट की 4 सैंपल का और उनके भी चारों सैंपल का आप एवरेज परसेंटेज पासिंग कैलकुलेट कर लेंगे।
फिर आपको ग्रेडिंग करना है फाइन एग्रीगेट का। फाइन एग्रीगेट का जो सीव ऑर्डर रहेगा डियर फ्रेंड्स, वो सीव ऑर्डर आपका जो IS 383 में है वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से ग्रेडेशन फॉर्मेट नहीं है। सीव एनालिसिस ऑफ फाइन एग्रीगेट के लिए जो कॉमन फॉर्मेट है वही आपका यहाँ भी यूज में करना है। तो यहाँ भी आपको जो है फाइन एग्रीगेट के 3 सैंपल, ठीक है, 3 या जितने भी आपको ज़रूरत हो, 3 मिनिमम 3 आप कर लीजिए, मैक्सिमम जितने आप कर सकें उतने कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। 3 सैंपल आपको ग्रेडिंग करना है और उन तीनों सैंपल के भी परसेंटेज पासिंग की एवरेज आपको चेक करना है। आपको इसका सिल्ट कंटेंट भी टेस्ट करना है और फाइनेंस मॉडल्स भी टेस्ट करना है, ठीक है। तो आप ग्रेडेशन कर लिया 3 सैंपल फाइन एग्रीगेट का, और फिर उनके आप क्या करेंगे, जो फाइन एग्रीगेट है उन तीनों के आपको एवरेज वैल्यू ले लेनी है। एवरेज ऑफ 3 सैंपल्स फॉर फाइन एग्रीगेट आपको ले लेनी है, जो हमारी ये आई है, ठीक है। यहाँ पर उसका 100% आपको लिख लेना है। मान लीजिए हमने रिवर सैंड है, इसमें आपको कोई दूसरी ब्लेंडिंग करना होती, क्रशर सैंड की ब्लेंडिंग करना होती, तो फिर आप क्या करते, जो 100% है आपका रिवर सैंड का, उसका आपको उतना परसेंट ले लेना होता। जैसे मान लो 100% पासिंग हमारा ये आ रहा है 3 सैंपल का, हमें मिलानी है 50%, तो आप फिर क्या करते, इसका 50% करके यहाँ पे लिखते। तो 50% करने पे 100 का हो जाता यहाँ पे 50, 96.36 का हो जाता है यहाँ पर, जो भी 50% आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। जैसे करके मैं आपको बता देता हूँ, देखो तो ये 50% ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया है। अब बिकॉज जब हम रिवर्स सैंड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको 100% कर ले रहे हैं, और इसका जोन कंफर्म करना है किस जोन में हमारी सैंड आ रही है, जोन 1, जोन 2 या जोन 3। 3 जोन की सैंड ही आपको PQC पेमेंट पे यूज करनी होगी। ये आपको इस सैंड का क्राइटेरिया चेक कर लेना है। चलो अब हमें क्या करना है, देखो हमने 31.5 mm, 19 mm, 9.5 mm और फाइन एग्रीगेट इन चारों की ग्रेडिंग कर लिए। अब हमें इन चारों का ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक ब्लेंडिंग आप नहीं कर पाओगे आपकी मिक्स डिज़ाइन आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक ग्रेडिंग आपकी परफेक्ट नहीं होगी, कंक्रीट आपका जो स्लम्प है, स्ट्रेंथ है, दूसरे क्राइटेरिया वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो कंबाइंड ग्रेडिंग के लिए आपको ग्रेडेशन टेबल IRC 44 में दी हुई है, जिसमें सीव ऑर्डर ये दिए हुए हैं। इस सीव ऑर्डर के जो परसेंटेज पासिंग की लिमिट है वो आपको ये दी हुई है। ये हमारी अपर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट है, ठीक है। ये भी आपको IRC 44 में मिल जाती है। अब हम करते क्या है डियर फ्रेंड, ये जो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, अपर लिमिट है 100 और लोअर लिमिट है 90, तो इनका एवरेज वैल्यू हम ले लेते हैं। तो ये हमारी हो जाती है आइडियल लिमिट। ये हमारी जो एवरेज वैल्यू होगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, वो हमारी कहलाती है आइडियल लिमिट। चलो अब हम ये बात हो गई, अब हमें ब्लेंडिंग परसेंटेज निकालना है डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 31.5 mm एग्रीगेट के परसेंटेज पासिंग, जो हमारे 4 सैंपल या 5 सैंपल या 3 सैंपल जितने भी आपने किए हैं उनके जो एवरेज परसेंटेज पासिंग है वो हम 31.5 mm के यहाँ पर लिख लेंगे, 19 mm के यहाँ पर लिख लेंगे, 9.5 mm के यहाँ पर लिख लेंगे और सैंड के यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, इनका ब्लेंडिंग रेशो फिक्स करना है कि भाई हम जो 31.5 mm कितना परसेंट मिलाएं, 19 mm कितना परसेंट मिलाएं, 9.5 mm कितना परसेंट मिलाएं और सैंड कितना परसेंट मिलाएं। अब इसके लिए हमें करना क्या है डियर फ्रेंड्स, हमें जो आइडियल लिमिट है इस आइडियल लिमिट को ध्यान में रखना होता है। आइडियल लिमिट को कैसे आप कंक्लूजन कैसे निकालेंगे इसका मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 37.5 mm से हमें पास चाहिए 100%, 31.5 mm पे पास चाहिए हमारा 95%, चाहे तो ये आपका 100 भी हो सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो एग्रीगेट है वो 31.5 mm से पास हो जाना चाहिए। तो 31.5 mm से पास हो गया मान लीजिए हमारा एग्रीगेट, और 26.5 से हमें चाहिए 95 to 100%, और 19 mm से चाहिए हमें 88 to 68, जो है हमारा 78% इसकी आइडियल लिमिट है। यानी कि 19 mm पे जो एग्रीगेट है रिटेन वाला एग्रीगेट वो होगा हमारा 31.5 mm, क्योंकि 31.5 mm जो साइज है वो हमारा 19 mm से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा ये 31.5 mm एग्रीगेट 19 mm की सीप पे रिटेन हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो परसेंटेज पासिंग है वो है 78% की लिमिट है। तो 78% पासिंग
कराने के लिए हमें 22% जो है रिटेन कराना होगा। यानी कि अगर मोटे तौर पे देखें तो हमारे 31.5 mm एग्रीगेट है वो मिनिमम 22% तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना परसेंट यहाँ पर फिक्स करना है। तो अभी मैंने 30 लिया है क्योंकि हो सकता है आपको जो एग्रीगेट हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग रेशो अलग अलग मिल जाए। तो यहाँ पर आप ट्राई करके देखिए कि पहले आप 22 रख लीजिए, फिर 25 रख लीजिए, फिर 27, 28, इस प्रकार से ये आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको ये एडजस्ट करना होते हैं। अब 19 mm क्या होगा डियर फ्रेंड, 19 mm एग्रीगेट हमारा 19 mm की सीप से पास हो जाएगा और 9.5 mm की सीप पे रिटर्न हो जाएगा। अब 9.5 mm की सीप पे रिटर्न कैसे निकालोगे, देखिए परसेंटेज पासिंग हो रहा है 55, तो रिटर्न हो जाएगा कितना हमारा 45 रिटर्न हो जाएगा। अब 45 में से हमारा 22% तो हमने मिला लिया है 31.5, तो 45 माइनस 22 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23%। यानी कि जो 19 mm एग्रीगेट है उसका परसेंटेज आ रहा है हमारा 23%। तो पहले आप इसको 23 रख लीजिए, फिर इसको प्लस माइनस करके आप देख लीजिए कि जो हमारा जो ब्लेंडिंग रेशो है वो इस आइडल लिमिट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर बात करते हैं 9.5 mm एग्रीगेट की। तो 9.5 mm एग्रीगेट हमारा जो रहेगा वो 9.5 mm की सीप से पास हो जाएगा और 4.75 mm की सीप पे रिटर्न हो जाएगा डियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4.75 mm की सीप पर जो परसेंटेज पासिंग है वो है 42.5%। यानी कि इस पे लगभग हमारा जो रिटर्न होगा वो हो जाएगा 58% तक हमारा जो एग्रीगेट है वो रिटर्न हो जाना चाहिए। 58 में से हमने 22% ले लिया, 31.5 23% ले लिया हमने 19 mm, यानी 22 और 23 आप करेंगे तो हमारा हो गया 45। तो 53 में से 45 घटा देंगे आप तो लगभग हमारा 9% के आसपास हो जाएगा। तो आप पहले क्या कीजिए, इसको 10% रख लीजिए, राउंड ऑफ करके रख लीजिए 10%। फिर आप प्लस माइनस करके देखिए कितने पे आपका जो परसेंटेज पासिंग है ब्लेंडिंग का वो हमारा इस आइडल लिमिट के नज़दीक आ जाए। अब सेंड का परसेंटेज कैसे निकालोगे डियर, सेंड का परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी सेंड होती है वो 4.75 mm से मैक्सिमम पास हो जाती है। बिकॉज ऑफ फाइन एग्रीगेट होता है वो हमारा 4.75 mm से नीचे वाला मैक्सिमम पार्टिकल रहता है, मतलब 95% जो सेंड रहेगी आपकी वो 4.75 mm से पास हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो परसेंटेज पासिंग है 4.75 mm पे वो है 42.5%। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम जो सेंड का परसेंटेज है वो 42 या 43 के आसपास रख लेंगे, फिर इसको प्लस माइनस करके देखेंगे कि हमारा जो इन सब का ब्लेंडिंग रेशो जब हम करेंगे तो वो हमारा आइडल लिमिट जो है इस आइडल लिमिट के कितने पास में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो हमारा जब हमने 31.5 mm ले लिया 30%, 19 mm ले लिया 20%, 9.5 mm ले लिया 15% और सेंड ले ली 35%। तो हमारा जो ब्लेंडिंग परसेंटेज आ गया वो इस प्रकार से आ गया। जो हमारी आइडल लिमिट से या जो हमारी स्पेसिफिक लिमिट कई बार पॉसिबल नहीं होता कि आपको आइडल लिमिट अचीव हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको स्पेसिफिकेशन की जो लिमिट है वो ज़रूर फुलफिल करना होगी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमारे जो परसेंटेज पासिंग हो रहा है इस ब्लेंडिंग रेशो में मिलाने पे हमारा यहाँ पे 100% चाहिए, 100% हो रहा है, चाहिए हमें 100% है। 31.5 पे हमें 100% मिल रहा है परसेंटेज पासिंग, हमें चाहिए 90 to 100, चलिए ये भी ठीक है। 26.5 पे हमें चाहिए 85 से 95, हमें मिल रहा है 95, तो ये भी लगभग ठीक है। 16 mm पे चाहिए 68 to 88, तो हमें मिल रहा है 70%, जो भी हमारा रेंज में आ रहा है। 9.5 mm पे चाहिए हमें 45 से 65, तो ये हमें मिल गया है 42% के आसपास। 4.75 mm पे चाहिए हमें 30 से 55, तो हमें मिल गया 48%। 600 माइक्रोन पे हमें चाहिए 8 से लेकर 30%, तो हमें ये मिल गया है 18.97%। 150 माइक्रोन पे हमें 0 to 10% पासिंग चाहिए, तो हमें ये मिला है 0.66%। और 75 माइक्रोन पे 0 से लेकर 2% के बीच में चाहिए, तो हमें ये मिला है 0%। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक ग्राफ भी बनाना होता है। ये ग्राफ हमें जो पर्पल जो आपकी ब्राउन लाइन है ये आपकी अपर लिमिट है, ब्लू लाइन आपकी लोअर लिमिट है, और जो पर्पल लाइन है ये आपकी आइडल लिमिट होती है, और जो आपकी ये जो ग्रीन लाइन हो रही है डियर फ्रेंड्स ये आपकी जो परसेंटेज पासिंग अचीव्ड है वो वाली लाइन दिखा रही है। तो आप चाहे तो ये जो ब्लेंडिंग रेशो इनको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट
कर सकते हैं। और फिर आप ग्राफ को देखिए कि जो हमारी जो ब्लेंडिंग वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन है, वो हमारी आइडियल लाइन की कितने नज़दीक आ सकती है। तो ये आप यहाँ से इसको मैच करके, इसको आप ट्रायल करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके ब्लेंडिंग रेशो डिसाइड हो जाते हैं कि 31 mm, 19 mm, 9.5 mm और सैंड का ब्लेंडिंग रेशो आपको क्या रखना है प्रत्येक कंक्रीट के मिक्सचर के लिए, ठीक है। तो ये आपका ग्रेडेशन यहाँ पे और ब्लेंडिंग यहाँ से इस प्रकार से डिजाइन हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर 31.5 mm ले लिए 30%, 20 ले लिए 20%, 10 ले लिए 15% और रिवर्सन ले लिए 35%। चलो अब बात आती है कंप्यूटेशन की। अब जो मेन कंडीशन है वो यहाँ पर हमारी समझने वाली बात होती है कि भाई आप टारगेटेड स्ट्रेंथ कैसे डिज़ाइन करोगे, सीमेंट कैसे डिज़ाइन करोगे, वाटर कंटेंट कैसे डिज़ाइन करोगे, इसको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी M40 ग्रेड कंक्रीट के लिए डिज़ाइन करना है। एक्सपोजर कंडीशन हमारी मॉडरेट है। डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल गुड है, यानी कि आपका जो कंट्रोल है या जो कंस्ट्रक्शन है, वर्कमैनशिप है वो अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हमारा गुड लिख दिया। कंडीशन ऑफ एग्रीगेट SSD है। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, जो भी वाटर मिनिमम वाटर कंटेंट आपको 165 kg पर क्यूबिक मीटर दिया है डियर, तो ये हमारा एग्रीगेट की SSD कंडीशन में दिया है, यानी कि एज्यूम किया गया है कि आपका जो एग्रीगेट है वो सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन में है। अगर आपका एग्रीगेट ड्राई SSD कंडीशन में नहीं है, वो पूरी तरीके से एयर ड्राइड कंडीशन या ओवन ड्राई कंडीशन में है, तो फिर आपको वहाँ पर क्या करना होता है, वाटर का एडजस्टमेंट करना होता है। उसके लिए सेपरेट वीडियो में आपको बना दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी कितनी है डियर, वो है 40 न्यूटन पर mm²। टारगेट मीन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हमारी आई है 5.16 न्यूटन पर mm², जिसके बारे में आपको मैं टेबल में समझा चुका हूँ। आपको IRC 44 में इसके फार्मूले मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, क्लॉज 4.2 में आपको दिया हुआ है। अब टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पर दी हुई है एज पर मोड टेबल 1705 इन न्यूटन पर mm² में मिलेगी, तो वो है हमारी 52 न्यूटन पर mm²। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलती है डियर फ्रेंड, क्योंकि जो मैंने मैक्सिमम जगह देखा है हाईवेज में, वो वहाँ पर जो टारगेटेड स्ट्रेंथ है वो हमारी टारगेटेड स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ आपको टेबल नंबर 1705 के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो टारगेटेड स्ट्रेंथ है वो टारगेटेड स्ट्रेंथ आपको करंट मार्जिन से डिसाइड करनी है, ना कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फार्मूले से डिसाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम M40 ग्रेड का कंक्रीट डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए मार्जिन आपको लेना है 12 MPa का, तो आपकी टारगेटेड स्ट्रेंथ हो जाती है 52 MPa या 52 न्यूटन पर mm²। अब ये भी आपको कंपलसरी नहीं है। देखिए जनरली अगर आपकी हाई बेस की बात करें, NH की बात करें, तो वहाँ पर अगर आपका क्लाइंट डिमांड करता है कि आपको जो टारगेटेड स्ट्रेंथ लेना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, वो आपको एज पर मोड 1705 की टेबल नंबर 1705 के अकॉर्डिंग लेना है, तब आपको टारगेटेड स्ट्रेंथ ये लेके चलना है, ठीक है। अदरवाइज जो टारगेटेड स्ट्रेंथ है उसके लिए जो फार्मूला आपको IRC 44 में दिया हुआ है वही फार्मूला आपको लेके चलना है। जैसे मैं बता देता हूँ कौन सा फार्मूला था, ये वाला फार्मूला देखो, ये टारगेटेड स्ट्रेंथ का फार्मूला, ये वाले फार्मूले से भी आप जो है टारगेटेड स्ट्रेंथ डिजाइन कर सकते हैं। चलो अब फिर से हम एक एग्जांपल को ले लेते हैं, और क्या क्या है एक्सेल शीट में एक बार समझ लेते हैं। रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्लम्प एट बेजिंग प्लांट। हम बेजिंग प्लांट पे चाहते हैं कि हमें 100 mm स्लम्प मेंटेन करना है और साइड पे हमें चाहिए 25 mm स्लम्प। मैक्सिमम साइज एग्रीगेट है 31.5 mm। चलो अब ये वाटर कैसे निकाला है और सीमेंट कैसे निकाला, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम डिजाइन करते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बेसिस पे। भाई के हमें मान लीजिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को बेस लेके हम इसकी डिजाइन कर रहे हैं।
तो मिनिमम पीक्यूसी पेमेंट के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होनी चाहिए 4.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी मोर्थ हमसे बोलता है कि मिनिमम 4.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपकी पीक्यूसी कंक्रीट की होनी चाहिए। ठीक है। टाइप ऑफ सीमेंट ओपीसी 43 ग्रेड है, मैक्सिमम साइज एग्रीगेट है 31.5 mm, मिनिमम सीमेंट कंटेंट है 360 kg और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो है 0.4, यानी कि 0.4 से ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो हम नहीं ले सकते हैं। वर्केबिलिटी एट साइट हमें चाहिए 25 mm स्लम्प चाहिए हमें साइट पे। कंडीशन है सुपरविजन की अच्छी कंडीशन है। टाइप ऑफ एग्रीगेट है क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट हमारा 450 kg से अधिक नहीं हो सकता है। एड मिक्सचर हमारा है सुपर प्लास्टिसाइजर टाइप का। चलो अब टेस्ट डाटा की बात करते हैं। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.15, कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.74 और फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.62। अब यहाँ पर देखिए सीमेंट जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी स्टैंडर्ड यहाँ पर ले ली 3.15, फाइन एग्रीगेट भी हमारा 2.62 क्योंकि ये इंडिविजुअली आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कौन सी लेना है? ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ली है 2.74, ये हमारा कंबाइंड कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ना कि किसी इंडिविजुअल एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था डियर फ्रेंड। यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 31, 20 और 10 mm की, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग ली हुई है। तो अब इसको आप कंबाइन कैसे करेंगे? तो कंबाइन करने के लिए भी तरीका वीडियो में आपको समझा दूंगा, चाहो तो आप मुझे टेलीग्राम पर डिस्कस कर लीजिएगा इसके बारे में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, या इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में आपको बना दूंगा। तो हमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लेना है डियर फ्रेंड्स, वो हमारी रहेगी कंबाइंड वाली। कोर्स एग्रीगेट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कंबाइंड लेना होगी। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर लीजिए। ठीक है। सरफेस मॉइस्चर यानी कि हमारी जो कंडीशन है एग्रीगेट की वो एसएसडी कंडीशन है। चलो आगे चलते हैं। सी एनालिसिस कर लिया और उनके परसेंटेज ब्लेंडिंग हमने डिसाइड कर लिए हैं। ये मैंने आपको एक्सेल शीट की हेल्प से समझा दिया है। अब डिजाइन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ फॉर प्रोपोर्शनिंग। भाई जो टारगेटेड स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है टारगेटेड, वो कैसे निकालोगे? उसके लिए फार्मूले, ये दो फार्मूले वहाँ पर हमें मिल जाते हैं। इन दोनों फार्मूले से जिससे भी मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आती है, वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपको टारगेट करके चलनी होगी। ठीक है। तो चलो अब देखते हैं भाई, हमारा टेबल नंबर 5 से स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। और मिनिमम हमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ चाहिए 4.5 न्यूटन mm स्क्वायर। ठीक है। तो 4.5 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम इस पहले वाले फार्मूले में इस वैल्यू को रखते हैं, तो जो हमारी टारगेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगी 0.45 प्लस 1.65 इंटू SF की जगह आप रख दीजिए 0.40। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 5.16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा पहला चेक हो गया। दूसरा चेक करेंगे, यहाँ पर हम टारगेटेड स्ट्रेंथ इक्वल टू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टारगेटेड स्ट्रेंथ प्लस 0.45। तो अब जब आप इस फार्मूले से निकालेंगे तो हमारा जो टारगेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आता है वो आता है 5.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारा जो 5.16 है वो हमारा 5.05 से अधिक है, तो इसलिए जो अधिक वाली वैल्यू है 5.16 यही हमारी टारगेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। तो हम जो अडॉप्ट करेंगे टारगेटेड स्ट्रेंथ वो हम करेंगे 5.16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। चलो अब ये तो बात हो गई। अब हम करते हैं एयर कंटेंट को डिजाइन करते हैं भाई। अब एयर कंटेंट, क्योंकि आपको एयर कंटेंट भी आपके इंक्लूड करना होगा जब भी आप कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करेंगे। तो टेबल नंबर 7 के अकॉर्डिंग अगर हमारा एग्रीगेट साइज है 31.5 mm, तो हमारा जो एयर कंटेंट है, जो एयर वॉइड्स का परसेंटेज है वो 0.8% आपको लेके चलना होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, समझिए इसको। जो एयर होती है जब आप ये कंक्रीट को आप कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, बाइब्रेसिंग कर लेंगे, उसकी प्लेसिंग कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद भी उसमें 0.8% एयर वॉइड्स रह जाते हैं। ठीक है। तो 0.8% एयर वॉइड्स को लेके आपको कंक्रीट की डिजाइन करना होती है। सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशो। तो देखिए टारगेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है 5.16 न्यूटन mm स्क्वायर। तो इसके लिए हमारा जो वाटर सीमेंट रेशो आएगा वो होगा 0.32
इंटरपोलेटेड वैल्यू। आपको क्या करना है, जो भी टेबल में, जब आप टेबल नंबर 8 में आप क्या कीजिए, आपको डिफरेंस फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के लिए उनके वाटर सीमेंट रेशो दिए हुए हैं, तो आपको फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ को रख लीजिए एक्स एक्सिस पे और वाटर सीमेंट रेशो नहीं, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ को रख लीजिए आप वाई एक्सिस पे और वाटर सीमेंट रेशो को रख लीजिए आप एक्स एक्सिस पे और एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो वहाँ पर आप देखिए कि 5.16 न्यूटन पर mm स्क्वायर फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के लिए हमारा वाटर सीमेंट रेशो कितना आया, तो वो हमारा आया 0.32 और हमें मैक्सिमम 0.40 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो हम देखते हैं कि 0.32 हमारा 0.40 से कम है, तो हमारा जो वाटर सीमेंट रेशो हम एडॉप्ट करेंगे 0.32। चलो अब सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट करते हैं भैया। अब वाटर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पानी हमारी कंक्रीट को अच्छा भी बना सकता है, ख़राब भी कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको डिसाइड करने में आपको विशेष सतर्कता बरतनी होती है। तो टेबल नंबर 10 के अकॉर्डिंग 31.5 mm एग्रीगेट का अगर हम ले रहे हैं, साइज़ ले रहे हैं, तो हम वहाँ पे 165 किलो पर क्यूबिक मीटर पानी ले सकते हैं। और 165 किलो हम पानी लेंगे अगर हमें स्लम्ब चाहिए 50 mm। ठीक है डियर फ्रेंड, अब हमें स्लम्ब कितना चाहिए, यहाँ पर ये देख लीजिए, हमें तो स्लम्ब चाहिए साइड पे 25 mm। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइड पे हमें 25 चाहिए, लेकिन प्लांट पे कितना चाहिए 100। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 100 स्लम्ब के लिए हम पानी को तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम है 165 mm। तो हम क्या करते हैं, स्लम्ब को बढ़ाने के लिए इसमें सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। अब बिकॉज जब हमें साइड पे स्लम्ब चाहिए 25 mm, तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 25 mm स्लम्ब का डेविएशन करने के लिए आपको जो वाटर है उसको 3% डेविएट करना होता है। अब हमें जो स्लम्ब जो पानी है 165 kg वो दिया है 50 mm स्लम्ब के लिए, हमें चाहिए 25 mm, यानी कि हमें 25 mm स्लम्ब कम करना है। तो हम क्या करते हैं, इस 165 किलो का 3% कैलकुलेट करते हैं। तो 165 का 3% कैलकुलेट करके आपको उसमें 165 में से घटा देना है, तो वो हमारा हो जाएगा 160.05 या 160 kg पर क्यूबिक मीटर। 165 का आप 3% निकालिए तो वो हो जाएगा हमारा 4.95। तो 4.95 को आप घटा दीजिए 165 में से, तो वो हमारा हो जाएगा 160.05। इसको राउंड अप कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 160 kg पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 25 mm स्लम्ब के लिए हमें पानी मिलाना है 160 kg पर क्यूबिक मीटर। चलो ये तो बात हो गई, 25 mm स्लम्ब हमें मिल रहा है 160 kg पानी पे। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ गया भाई कि हमें इसमें सुपर प्लास्टिसाइजर ही मिलाना है। अब सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करता है डियर फ्रेंड्स, सुपर प्लास्टिसाइजर जो होते हैं वो हमारी वाटर की डिमांड को 20% तक कम कर देते हैं। 20% एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है और बहुत आपके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है या सीमेंट का जो कंजम्पशन है उस पर बहुत अधिक इफेक्ट डालती है। इसलिए सुपर प्लास्टिसाइजर रिकमेंड किया जाता है सीमेंट के कंजम्पशन को भी कम करने के लिए। अब 20% पानी कम होता है मान लीजिए, तो 20% पानी हम कम करते हैं तो 160 का आप क्या कीजिए 20% निकाल लीजिए। 160 का 20% कितना होगा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। $160 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा हो गया 32 kg। अब 32 को आप क्या करेंगे 160 में से माइनस कर दीजिए, 32 160 माइनस 32, तो हमें सिर्फ 128 किलो पानी मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हम सुपर प्लास्टिसाइजर मिला रहे हैं तो हमें वहाँ पर सिर्फ 128 kg पानी मिला लीजिए और सुपर प्लास्टिसाइजर मिला लीजिए, तो हमारी जो वर्केबिलिटी है वो हमें अचीव हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये जो वर्केबिलिटी है वो हमारी 25 mm स्लम्प के लिए है। अगर हमारा जो वाटर सीमेंट रेशो जो हमारा स्लम्प हमें और अधिक चाहिए तो वहाँ पर हम सुपर प्लास्टिसाइजर की डोज को और अधिक बढ़ा सकते हैं। चलो ठीक है, अब वाटर रिडक्शन कर लिया हमने, तो वाटर रिडक्शन करने के पश्चात हमारा पानी आ गया 128 kg। ठीक है, क्योंकि 20% हमारा पानी कम हो गया जब हमने इसमें सुपर प्लास्टिसाइजर मिला दिया है। ठीक है, तो अब 128 किलो पानी हमारा हो गया, वाटर सीमेंट रेशो कितना हो गया हमारा 0.32। अब हम क्या करते हैं इन दोनों वैल्यू से निकालते हैं सीमेंट कंटेंट, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट निकालते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशो हमारा कितना है 0.32
वाटर कंटेंट कितना हमारा 128 kg। तो वाटर सीमेंट कंटेंट कैसे निकालोगे आप, उसके लिए आप क्या कीजिए, जो हमारा पानी का वजन है उसमें वाटर सीमेंट रेशो से डिवाइड कर दीजिए, जो है हमारा 0.32। तो हमारा सीमेंट कंटेंट आ गया 400 kg। कैसे होता है देखिए, 128 को डिवाइड करेंगे आप वाटर सीमेंट रेशो 0.32 से, तो ये हो गया हमारा 400 kg। यानी कि हमें जो सीमेंट लेना है, सीमेंट का आप मिलाएंगे, इसे मिक्स करेंगे, वो हमें 400 kg पर क्यूबिक मीटर की रेट से मिलाना होगा। चलो अब इसमें जो 400 kg आया है, इसमें हमें दो चेक लगाने होते हैं। दो चेक कौन से, पहली बात तो हमारा जो सीमेंट कंटेंट है वो 360 kg से कम नहीं हो सकता, ठीक है, और 450 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमारा जो 400 kg है वो ना तो 360 kg से कम है, ना ही 450 kg से ज़्यादा है। तो देन हम जो 400 kg है इसको भी फाइनल कर देते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, अब इम्पोर्टेंट बात समझिए यहाँ पे, प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट। अब हमें भाई यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाई कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन कैसे मिलाओगे, बहुत ज़रूरी है बात समझना, ठीक है। तो टेबल नंबर 11 यहाँ पर हम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट करेस्पॉन्डिंग टू 31.5 mm साइज ऑफ एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट ग्रेडिंग जोन 2 0.65। क्या कहने का मतलब है, देखिए समझिए, यहाँ पर अगर हमारी एग्रीगेट साइज है 31.5 mm और सैंड है हमारी सेकेंड जोन की, तो जो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम है वो है 0.65 क्यूबिक मीटर होना चाहिए प्रत्येक 1 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट में। यानी कि एग्रीगेट अगर हमारा है 1 क्यूबिक मीटर टोटल एग्रीगेट है, तो उसमें से कोर्स एग्रीगेट 0.65 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है हमारे वाटर सीमेंट रेशो 50 के लिए है, 0.50 के लिए है, लेकिन हमारा एक्चुअल वाटर सीमेंट रेशो कितना है 0.32। तो हम क्या करते हैं, ये जो कोर्स एग्रीगेट है 0.65, इसका वॉल्यूम हमें इंक्रीज करना होगा। अगर हम वाटर सीमेंट रेशो कम करेंगे तो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा भाई, हमें बताया गया था कि अगर हम वाटर सीमेंट रेशो को 0.05% कम करते हैं तो हमारा जो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम है वो 0.01 क्यूबिक मीटर अधिक हो जाता है। यानी कि हमारा अगर मान लीजिए वाटर सीमेंट रेशो 0.50 से हम लाए 0.30 पे ले आए मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 0.2 जो है वाटर सीमेंट रेशो कम हुआ है। तो 0.2 वाटर सीमेंट रेशो कम करने के पश्चात हम इसमें जो एग्रीगेट का वॉल्यूम है वो कितना बढ़ाएंगे, देखिए 0.5 पे हमारा जो एग्रीगेट है वो 0.01 क्यूबिक मीटर बढ़ जाता है। तो हमारा जो 0.01 इंटू कर दीजिए आप 4 से। 4 क्यों करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे 0.2 वाटर सीमेंट रेशो कम कर रहे हैं। तो 0.2 डिवाइड करेंगे आप 0.05 से, तो वो आपका आएगा 4। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, तो आपका जो एग्रीगेट है कोर्स एग्रीगेट वो 0.04 क्यूबिक मीटर अधिक हो जाएगा। चाहे तो आप ये जो फार्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इस फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.65 तो है ही, ठीक है, प्लस कर देंगे क्योंकि हमें कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम बढ़ाना है। अगर कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कम करना होता तो यहाँ पर माइनस का सिंबल आ जाता। अब बिकॉज ऑफ बढ़ाना है तो इसलिए यहाँ पे प्लस किया। 0.65 तो है ही, इसमें बढ़ाना है हमें 0.50 माइनस 0.30, ये वाटर सीमेंट रेशो का डिफरेंस हो गया हमारा, इंटू 0.01 और डिवाइड कर दीजिए 0.05 से, ठीक है। तो इस पे हिसाब से जब आप निकालेंगे 0.05 क्यों किया, क्योंकि ये आपका परसेंटेज की फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा होगा कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम 0.686 क्यूबिक मीटर। बिकॉज ऑफ हमारा जो वाटर सीमेंट रेशो है वो कम हो रहा है तो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 0.686 हमारी कोर्स एग्रीगेट हो गई। तो फाइन एग्रीगेट क्या होगी, फाइन एग्रीगेट निकालने के लिए देखिए टोटल हमारा एग्रीगेट है 1 क्यूबिक मीटर, इसमें से कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम घटा दो 0.686, तो हमारी जो फाइन एग्रीगेट आ जाएगी वो हो जाएगी 0.314 क्यूबिक मीटर। यानी कि 0.314 क्यूबिक मीटर आपकी फाइन एग्रीगेट रहेगी और 0.686 क्यूबिक मीटर आपका जो रहेगा वो आपका कोर्स एग्रीगेट रहेगा।
चलो अब हम मिक्स का कैलकुलेशन करते हैं। भाई मिक्स का कैलकुलेशन कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप कंक्रीट का वॉल्यूम निकालोगे कि भाई कंक्रीट हमारी बन कितनी रही है। भले ही आप 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बना रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कितनी बनेगी उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी कंक्रीट की, वो हमारी कहलाती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कंक्रीट। तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो उसमें से एयर बॉड्स को घटाना, हमें एयर बॉड्स कितने हमारे 0.8%, तो इसको आप जब 0.8 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 0.008। तो आप क्या कीजिए 1 क्यूबिक मीटर में से माइनस 0.008 करेंगे तो हमारा जो एग्रीगेट, हमारा जो कंक्रीट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.992 क्यूबिक मीटर, यानी कि 0.992 क्यूबिक मीटर हमारी एग्जैक्ट वॉल्यूम होगी कंक्रीट की, जब हम इसमें से एयर बॉड्स का परसेंटेज घटा देते हैं तब। अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालोगे भाई? अब देखो हमारी सीमेंट का आ गया 400 किलो सीमेंट आ गई, लेकिन इसको वॉल्यूम की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसके लिए फार्मूला आपको यहाँ पे मिल जाता है। फार्मूला क्या है? मास ऑफ सीमेंट यानी कि 400 डिवाइड कर दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, जो भी आई है 3.15 आई है या अदर जो भी आपकी आई है वो उससे आपको डिवाइड करना है, यानी कि वेट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू करेंगे आप 1/1000 से, ठीक है। तो इसको आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा 400 डिवाइडेड बाय 3.15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपका जो वॉल्यूम होता है सीमेंट का वो हो जाएगा 0.127 क्यूबिक मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में आपका सीमेंट का वॉल्यूम हो रहा है 0.127 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, सीमेंट का कैलकुलेशन हो गया। पहले हम करते हैं वॉल्यूम की कैलकुलेशन। जितने भी कंटेंट हैं, पानी है, सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, जो भी है उनके पहले वॉल्यूम निकालो, फिर उनके वेट निकालो। अब देखो हमने यहाँ पे सीमेंट का वॉल्यूम निकाल लिया। अब निकालते हैं हम वाटर का वॉल्यूम। वाटर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? सेम फार्मूला है, मास ऑफ वाटर डिवाइड कर दो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर से, मल्टीप्लाई कर दो 1/1000 से, तो ये हमारा हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1/1000। तो हमारा वाटर का वॉल्यूम हो गया 0.128 क्यूबिक मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर, भाई एडमिक्सचर भी तो आप मिला रहे हो, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मान लीजिए हमें जो स्लम चाहिए बेचिंग प्लांट पे वो 100 mm स्लम चाहिए, हम इसको ट्रायल करते हैं। देखिए ये जो 1% ली है, ये 1% आपकी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। ये हमें जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये चेक करना होता है कि भाई इस एडमिक्सचर को मिलाने पे बेचिंग प्लांट पे जो है स्लम्प कितना मिल रहा है। तो जनरली 1% स्लम्प, 1% में एडमिक्सचर पे हमारे स्लम्प जो है वह 100 के आसपास अचीव हो जाता है। तो ये हमें पुराने एक्सपीरियंस से हमें मालूम करना होता है। हमने 1% एडमिक्सचर मिला रहे हैं, तो एडमिक्सचर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला वही होता है, जो हमारा मास ऑफ एडमिक्सचर है उसको डिवाइड कीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1000 से। तो कुछ इस प्रकार से आपकी डेरिवेशन बनती है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो हमारा एडमिक्सचर का वॉल्यूम हो जाएगा 0.0033 क्यूबिक मीटर। फिर हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल इन वन एग्रीगेट। यहाँ पर आप समझिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ ऑल इन वन एग्रीगेट। एग्रीगेट से मतलब आपकी कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट की वॉल्यूम आपको मालूम करना होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ए है, ए माइनस ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि ए में से आपको बी, सी और डी घटाना है। अब ए है हमारा 0.992, यानी कि एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, इतनी कंक्रीट आपकी बनी है। इसमें से आप क्या क्या घटा देंगे? इसमें से आप घटा देंगे सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, फिर घटा देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर और फिर घटा देंगे वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर। सीमेंट, पानी और एडमिक्सचर के वॉल्यूम को आपको ऐड करके टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में से घटा देना है। तो जो बचेगा वो आपका एग्रीगेट बचेगा, क्योंकि पानी भी घट गया, सीमेंट भी घट गया और एडमिक्सचर भी घट गया। तो सिर्फ आपका क्या बचा? एग्रीगेट बचा। तो उस एग्रीगेट का वॉल्यूम आपका आ गया 0.7337 क्यूबिक मीटर। चलो अब हमने एग्रीगेट का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। भाई जो एग्रीगेट है
उस एग्रीगेट का वजन कितना है। वॉल्यूम तो निकाल लिया, लेकिन जब भी आप रेशो डिसाइड करेंगे तो रेशो आप डिसाइड करते हैं उसके वेट से। बाय वेट आपको जो है कंक्रीट बनाना होती है, तो इसलिए आपको उसका मास भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है डियर फ्रेंड, हमारा फार्मूला होगा ई। ई क्या है यहाँ पे समझिए, ई है हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑल इन वन एग्रीगेट। ठीक है, तो ई को आप मल्टीप्लाई कीजिए वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, यानी कि ई हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट है 0.7337 क्यूबिक मीटर। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना है 0.686। देखो 0.7337 ये हमारा टोटल एग्रीगेट है। टोटल एग्रीगेट से मतलब उसमें कोर्स एग्रीगेट भी है और फाइन एग्रीगेट भी है, लेकिन यहाँ पर जो कोर्स एग्रीगेट, सिर्फ यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो वो हमारा है 0.686 क्यूबिक मीटर और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.74 और उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो हमारा जो मास आ जाएगा या वेट आ जाएगा कोर्स एग्रीगेट का वो हो जाएगा 1379 kg पर क्यूबिक मीटर, यानी कि जो हमारे कोर्स एग्रीगेट है सैंड को छोड़ के जो भी एग्रीगेट है वो हो जाएगा 1379 kg। फिर हम निकालते हैं फाइन एग्रीगेट का वेट निकालते हैं। तो फाइन एग्रीगेट के लिए भी क्या करेंगे, हम जो टोटल वॉल्यूम है कंक्रीट का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फाइन एग्रीगेट के वॉल्यूम से और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। मतलब क्या होगा, जो हमारा टोटल वॉल्यूम है 0.737, इसमें हमारा जो वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 604 kg पर क्यूबिक मीटर। इस प्रकार से आपने क्या किया डियर फ्रेंड, हमने मिक्स प्रोपोर्शन भी है उसको डिटरमाइन कर लिया है और ये एसएचडी कंडीशन में है। ठीक है, अगर आपकी एसएचडी कंडीशन नहीं होगी तब आप क्या करेंगे तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी हमने क्या क्या फिक्स किया है, सीमेंट हमने 400 किलो फिक्स कर ली है, वाटर हमने 128 kg फिक्स कर लिया है, फाइन एग्रीगेट 604 kg हो गया है, कोर्स एग्रीगेट हमने ले लिया है 1379 kg और एड मिक्सचर हमारा हो गया है 4 kg। कैसे देखिए डियर फ्रेंड, हमने 1% एड मिक्सचर लिया है तो 1% जो रहेगा वो सीमेंट के वेट का रहेगा, तो इसलिए इस 400 का आप 1% निकालोगे तो वो हमारा 4 kg पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा और वाटर सीमेंट रेशो हमारा होगा 0.32। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम ट्रायल करते हैं डियर फ्रेंड। मिक्स प्रोपोर्शन फॉर ट्रायल नंबर बेस्ड ऑन एग्रीगेट इन ड्राई कंडीशन। चलो अब देखो यहाँ पर तो एसएचडी कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पर हमारे मान लीजिए एग्रीगेट है ड्राई कंडीशन में। अब जो हमारी एग्रीगेट होती है वो एग्रीगेट कुछ पानी को, कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। तो अगर वो एग्रीगेट अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो वो जो पानी जो एब्जॉर्ब कर लिया है वो पानी हमारी कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है उस पर इफेक्ट डालता है। मान लीजिए हमने कितना पानी मिलाया है 128 kg पानी मिलाया और इसमें से जो है पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया 8 किलो पानी जो है उस एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो कंक्रीट के अंदर जो पानी बचा वो सिर्फ कितना बचा 120 kg, क्योंकि 8 किलो तो हमारी एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो उससे क्या होगा, हमारी जो एग्रीगेट की वर्केबिलिटी है वो इफेक्ट हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना होता है डियर फ्रेंड, अगर एग्रीगेट हमारी ड्राई कंडीशन में है तो हमें वाटर का करेक्शन करना होगा। तो वाटर का करेक्शन हमें किस प्रकार से करना है, हमारे इस प्रकार समझिए। सीमेंट है हमारा 400 kg पर क्यूबिक मीटर, चलो समझ में आई बात। अब हम चलते हैं फाइन एग्रीगेट में। फाइन एग्रीगेट हमारी है कितनी है डियर फ्रेंड, फाइन एग्रीगेट हमने ली है 604 किलो एसएचडी कंडीशन में। ठीक है, लेकिन हमारी एग्रीगेट जो है मान लीजिए जो हमारी ड्राई कंडीशन में है तो हम क्या करते हैं, जो 604 किलो है इसमें हम कम कर लेंगे इसका वाटर एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए हमारा 604 किलो है और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन हम समझ लेते हैं कुछ देर के लिए 1% इसका वाटर एब्जॉर्प्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1% निकालते हैं 604 का, तो वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 6.04 kg। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड,
एसएसडी कंडीशन में हमारी फाइन एग्रीगेट आ रही थी 604 किलो, लेकिन अगर हम ड्राई कंडीशन में फाइन एग्रीगेट लेंगे तो 604 में से हम 6 किलो कम कर लेंगे तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 598 किलो हो जाएगी। यानी कि अब हम कितनी मिलाएंगे, 598 किलो रेत मिलाएंगे, और जो 6 किलो का डिफरेंस आया वो 6 किलो हम काय में जोड़ देंगे, इस 128 में जोड़ देंगे। ठीक है, 6 किलो हमारा पानी मिलाना है हमें सैंड के लिए, और 7 किलो मिलाना इसी प्रकार से हमारे कोर्स एग्रीगेट के लिए। जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन है उतना पानी हमें ज़्यादा बढ़ा देना होगा, क्योंकि उतना पानी हमारी एग्रीगेट एब्जॉर्ब कर लेगी, वो हमारी कंक्रीट में इफेक्टिव नहीं होगा। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन सैंड का और कोर्स एग्रीगेट का उतना पानी आपको एक्स्ट्रा मिलाना होगा। तो वो पानी हमारा हो गया मान लीजिए 141 kg पर क्यूबिक मीटर, और एडमिक्सचर हो गया 4 kg, जो कि हमारा प्री डिटरमाइंड है। सिर्फ पानी हमारा यहाँ पे बढ़ गया है, क्योंकि जो हमारा 6 किलो और 7 किलो जो पानी आया है एक्स्ट्रा, ये हमारा सैंड और एग्रीगेट एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उसके लिए हमने 141 किलो पानी उसमें डाला है। तो इतना डालने के बाद हमारा जो पानी बचेगा वो कंक्रीट के अंदर से 128 kg ही बचेगा। चलो ये बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो 6 किलो और 7 किलो पानी आप बढ़ाएंगे ना डियर फ्रेंड, तो उतना ही आपको क्या करना होगा, एग्रीगेट का वजन कम कर लेना होगा। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो एग्रीगेट का वजन आपका, जैसे 7 किलो आपने पानी यहाँ पे बढ़ा दिया तो कोर्स एग्रीगेट आपको 7 किलो कम कर लेना है, और 6 किलो पानी आपने सैंड के लिए बढ़ाया तो 6 किलो आपको कोर्स एग्रीगेट का वजन कम कर लेना होगा। अब एक और पॉइंट आप समझिए, एडजस्टमेंट ड्यू टू हायर स्लम्प रिक्वायरमेंट फॉर यूज ऑफ आरएमसी कैन बी मेड एज फॉलो। Based on initial trials, it has been established that for expected 1 hour transit time, initial slump requirement is 100 mm for 25 mm slump at the time of placement। आपको IRC 44 खुद बोल रही है, अगर आपका ट्रांजिट टाइम, मिक्सिंग टाइम एंड प्लेसिंग टाइम, आफ्टर प्लेसिंग जो ट्रांजिट टाइम है और प्लेसिंग टाइम, दोनों चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिए, ठीक है। मतलब जब तक प्लेसिंग नहीं हो जाती है और जब आपका मिलर आपको प्लांट से निकला है और प्लेसिंग करने के दौरान अगर टाइम आपका 1 घंटे के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, तो आपका जो स्लम्प है वो 100 mm आपको पेचिंग प्लांट पे रखना है, तब आपको स्लम्प साइड में 25 mm मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कैलकुलेशन कर लेंगे मिक्स प्रोपोर्शन के लिए। ये आप ही कैलकुलेशन हो गए। इसके बाद क्या करनी है, आगे मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, उस वीडियो की हेल्प से आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। देखो ये वीडियो मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये हमारी सीमेंट है, ये हमारी है एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट आप समझ लीजिए, ये हमारा कोर्स एग्रीगेट है। जैसे हमारा 31.5 mm, 10 mm और 12 mm, जो भी आपकी ब्लेंडिंग रेशो या ब्लेंड डिजाइन से आ जाए वो आपको एग्रीगेट लेना है। ये हमारा फाइन एग्रीगेट है या सैंड कहलाता है, ठीक है डियर फ्रेंड। अब हमें करना क्या है, जो भी हमने डिज़ाइन किया है, वेट हमने बता दिए थे, और वेट को डिज़ाइन करने के बाद इनका आपको क्या करना होता है, सैंपल का ग्रेडेशन करना होता है। जो भी मैंने आपको बताए थे वो ग्रेडेशन कर लीजिए और उनके परसेंटेज पासिंग आपको निकाल लेना होता है। मैं तो कुछ भी कर लूंगा, फिर क्या करना है, खर्चा पानी दे देंगे भाई, मेरी वेट कौन से लोगे आप, जो भी आपके वेट आए हैं, समझिए मेरी बात को। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको इसकी मिक्स डिजाइन करना है। देखिए मिक्स डिजाइन में यहाँ वेट कितने आ गए आपके, 400 किलो सीमेंट आ गया, पानी आ गया 128 किलो, फाइन एग्रीगेट 604, ये 1379 ये आ गए। अब आप मिक्स डिजाइन करेंगे तो इतना वजन तो लेंगे नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड, उसके लिए हमें एक बैच क्रिएट करना होता है, बैच बनाना होता है, ठीक है। उस बैच की क्वांटिटी हम जनरली रखते हैं 0.3 क्यूबिक मीटर, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, रेशो डिसाइड कर लीजिए। रेशो डिसाइड करने पे मान लीजिए हमारा सीमेंट आ गया है 400 kg, 31.5 mm आ गई 633 kg। ये कैसे निकाली आपने, जैसे हमारा टोटल कोर्स एग्रीगेट आया कितना, 1379 kg। अब इसमें से हमारे दो टाइप की एग्रीगेट हैं, 31.5 mm भी है और 19 mm भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपने परसेंटेज निकाले हैं, 31.5 30% है, 20 mm है 20% और 10 mm है 15%। तो हम क्या करते हैं,
ये 1379 का 20, 30 और 15% हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए 13.1 mm, 13.5 mm 633 kg, 19 mm 423 kg, 9.5 mm हो गए हमारे 316 kg, रिवर्स एंड 665 kg, पानी होगा 128। एड मिक्सचर जो भी वैल्यू आए आपकी वो आपको, जैसे 4 किलो आ रही है, जो भी आ रही है वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। अब रेशो कैसे बनता है, ठीक है ना, रेशो बनता है 400 kg सीमेंट आई मान लीजिए। अब कोर्स रेशो बनता है हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। तो सैंड तो हमारी कितनी है 665 kg। इसको रेशो में कन्वर्ट कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। अब क्या कीजिए, सीमेंट का जो सैंड का जो वेट है 665 इस 5 kg, इसको डिवाइड कीजिए 400 से, तो आपका सैंड का रेशो आ गया 1.66। एग्रीगेट का रेशो कैसे आएगा, एग्रीगेट का रेशो बनाते हैं हम, तो जितने भी एग्रीगेट हैं आपके तीनों एग्रीगेट जोड़ लीजिए, 663, 423 प्लस 316, इसको डिवाइड कीजिए सीमेंट के वेट से, तो वो हो रहा है हमारा 400। तो ये हमारा हो गया 3.43, यानी सीमेंट सैंड रेशो हमारा हो गया 1:1.66:3.43, ये हमारा रेशो हो गया है। अब हमें भाई 31.5 mm अलग चाहिए, 19 mm अलग चाहिए, 9.5 mm अलग चाहिए और सैंड अलग चाहिए। तो इतना वजन तोल के तो हम रखेंगे नहीं, क्योंकि इतना वजन तोलना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक बैच क्रिएट कराते हैं। मान लीजिए हमारा बैच की क्वांटिटी हम बनाते हैं 0.2 क्यूबिक मीटर का एक बैच बनाते हैं। अब बैच की क्वांटिटी तुम कैसे निकालोगे, इसका मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि भाई कितना बैच आपको बनाना है। मान लीजिए हम 9 क्यूब बनाने हैं, ठीक है, 9 क्यूब बनाने हैं। तो एक क्यूब का आप क्या कीजिए, पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, जो 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर होता है, तो आप 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर में हमारा हो जाएगा 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15। तो हमारे एक क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया डियर, 0.003375 क्यूबिक मीटर। यह एक क्यूब का वॉल्यूम हो गया। हमें मान लीजिए 9 क्यूब बनाना है, 100 बनाना है, जितने ही बनाना है, तो एक क्यूब का वॉल्यूम हो गया। इसमें आप उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए हमें बनाना है 9 क्यूब बनाना है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। तो 9 क्यूब का वॉल्यूम हो गया हमारा 0.03035 क्यूबिक मीटर, यानी इतना बैच हमें बनाना होगा 9 क्यूब के लिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आप 9 क्यूब का बैच, अगर 9 क्यूब कास्ट करना चाहते हैं, मतलब 9 क्यूब आपको कास्ट करना है, तो आप मिनिमम 12 क्यूब के बैच बनाइए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो 12 क्यूब का बैच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.00335 एक क्यूब का वॉल्यूम है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। तो हमारा जो बैच की क्वांटिटी आ जाएगी वो हो जाएगी 0.040 क्यूबिक मीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.040 क्यूबिक मीटर हम क्या करते हैं, कंक्रीट तैयार करते हैं। तो इससे हमारे क्या करेंगे, 12 क्यूब की आ रही है, तो हमारे अगर थोड़ा बहुत अगर वेस्टेज भी होता है तो हम 9 क्यूब कास्ट आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमें स्लम्प टेस्ट भी करना है और थोड़ा बहुत वेस्टेज भी हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा हायर क्वांटिटी जो है बैच के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इसको 0.040 क्यूबिक मीटर बैच के लिए हमारा सीमेंट कितना आ गया, वो हो गया 16 kg। ये कैसे आ गया भाई, इसको समझ लीजिए आप। देखिए हमारा 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए सीमेंट आ रहा है 400 kg, ठीक है ना, 400 kg आ रहा है हमारा 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो 0.04 के लिए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 0.04 से, तो हमारा हो गया 16 किलो, यानी कि 16 किलो सीमेंट लगेगी हमें, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए हमारी 31.5 mm है 633 kg, तो 633 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.04 से, तो हमारी ये हो जाएगी 25 किलो। इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, जो भी आपके एग्रीगेट है इसमें जो बैच की क्वांटिटी है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका जो वेट है
इंडिविजुअल मटेरियल का, जैसे 31.5 mm हो जाएगी आपकी 25 किलो, सीमेंट हो जाएगा 16 किलो, 20 mm हो जाएगी 16.9 किलो, 10 mm हो जाएगी आपकी 12.6 किलो, रिवर सैंड हो जाएगी आपकी 26.6 किलो। और एड मिक्सचर तो आपको अगर 1% ले रहे हैं तो 1% ले लीजिए, यहाँ पे हमने लिया है 0.8%, तो वो हमारा आ गया 3.2 kg। और रिक्वायर्ड वाटर हमारा हो गया कितना, 128 kg। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रायल बनाना है। ट्रायल में आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, इनिशियल स्लम्प आपको 100 लेके चलना है, फिर आपको आधे घंटे बाद चेक करना है तो कितना आ गया, मान लीजिए हमारा 65 mm आ गया। आफ्टर 60 मिनट हो गया वो मान लीजिए 30 mm, तो हमें जो 25 mm प्लस माइनस 10 है वो हमें स्लम्प यहाँ पे अचीव हो रहा है। चलो तो देखिए वीडियो में फिर से चलते हैं। तो हमने ये जो हमारे एग्रीगेट हैं उनके वेट यहाँ पे तौल के रख लिए हैं, और उनको पानी में जो भी पानी आ रहा है वो पानी क्वांटिटी में आपको बता दूँ। अच्छा, पानी कितना लेना है, देखो पानी में आपको बताना भूल गया, हमारा 128 किलो पानी लग रहा है कितने में, 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट में। तो हमारा 0.04 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे पानी भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, पानी कैसे निकालोगे आप, 128 इंटू कर दीजिए आप 0.04 से, तो हमारा 5.12 kg जो है पानी लगेगा उस बैच को प्रिपेयर करने के लिए, जिसकी क्वांटिटी है हमारी 0.040 क्यूबिक मीटर। चलो वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, तो पानी भी आपने मेजर कर लिया है। ये हमारा होता है मिक्सचर, होता है मिनी मिक्सचर, जो कि हम लैब में यूज करते हैं। इसके अंदर हम एग्रीगेट को डाल देते हैं, सीमेंट, सैंड, एड मिक्सचर, पानी सबको डाल के इस प्रकार से आपका जो कंक्रीट है वो तैयार हो जाता है। देखिए आपका कंक्रीट मिक्सचर इसमें तैयार होगा। ये आपके ट्रांजिट जो आपके मिक्सचर होते हैं जो कि आप लैब में यूज करते हैं, इसके अंदर आप सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट उन सबको डाल देते हैं। ये हमने इनिशियल स्लम्प टेस्ट किया तो ये हमारा लगभग 100 mm 95 to 100 mm हमें अचीव हो रहा है एट द टाइम जब हमने मिक्सचर बनाया, उसी टाइम के दौरान। फिर हम इसको 30 मिनट के बाद चेक करेंगे और फिर इसको आधे घंटे के बाद भी चेक करते हैं। ठीक है, तो स्लम्प हमें चेक करना है। जब हमारा स्लम्प चेक हो जाए, देखिए यहाँ पर आपको क्यूब कब कास्ट करने हैं, सबसे पहले आपको उसकी वर्केबिलिटी मेजर करनी है। अगर आपकी वर्केबिलिटी आपको अचीव हो जा रही है उसके बाद ही आपको उस ट्रायल के क्यूब कास्ट करने होंगे। ठीक है, क्यूब कास्ट आपको ये जो क्यूब है उसको अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर लीजिए। उन क्यूब को आपको 3 लेयर में कास्ट करना है, 3 लेयर में आपको टैंपिंग करनी है इस प्रकार से। ठीक है, अच्छी तरीके से टैंपिंग कर लीजिए, किसी भी प्रकार के एयर बबल्स उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। टैंपिंग करने के बाद ये जो रॉड है, टैंपिंग रॉड, इसी की हेल्प से आपको टैंपिंग करना है। तो 3 लेयर में आपको क्यूब कास्ट करने होंगे। ठीक है, ये आपकी सेकेंड लेयर हो गई। फिर आपको क्या करना है, इसमें 3rd लेयर भी डालना है और फिर उसको टैंपिंग कर देनी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर टैंपिंग कर रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 12 क्यूब प्रिपेयर कर लिया और उन पर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दे दिया है, M40, M30 या जो भी क्यूब, मैं सिर्फ आपको एक इमेज की हेल्प से मैं दिखा रहा हूँ। उन क्यूब को जब आप ये क्यूब कास्ट हो जाए, अगले दिन आपको क्या करना है डियर, देखो ये आपने क्यूब कर दिए, एक दिन के लिए इनको छोड़ दीजिए, अच्छी तरीके से हार्ड हो जाएं। उसके बाद आपको खोल के इनको जो है क्यूरिंग टैंक के अंदर, ठीक है, क्यूरिंग टैंक में आपको दिखाता हूँ, इस क्यूरिंग टैंक के अंदर आपको रख देना है। इस क्यूरिंग टैंक का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। और इसका जो पानी है, ये पानी भी आपको हर हफ्ते आपको बदलना होगा। ऐसा नहीं कि आपने महीने से पानी भरा हुआ है उसी के अंदर आप क्यूब डाले जा रहे हो, तो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ इससे अफेक्ट हो सकती है। इसके बाद जब आपके 7 डेज हो जाएं या 28 डेज हो जाएं, तब आपको मिनिमम 3 क्यूब टेस्ट करना है, क्योंकि एक सैंपल आपका 3 क्यूब का होता है। तो मिनिमम 3 क्यूब आप 7 डेज में और 28 डेज में टेस्ट करोगे। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से आपको सरफेस ड्राई करना है, ओवन ड्राई नहीं करना है, ध्यान रखिए। सिर्फ इसकी सरफेस का जो मॉइस्चर है वो ड्राई होना चाहिए। ओवन ड्राई होने के सरफेस ड्राई होने के बाद इसका आपको वेट भी नोट कर लेना होता है।
ठीक है। बेड नोट करने के बाद आपको इसमें CTM मशीन में फिक्स करना है। CTM मशीन में फिक्स करने के पहले आप देख लीजिए आपका जो क्यूब है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लापरवाही से इसको मशीन के अंदर फिक्स किया तो कहीं वो आइड साइड हो गया, तिरछा हो गया, या बिल्कुल जो उसका एक्सिस है, जो उसका लोडिंग एक्सिस है उसके सेंटर में ये क्यूब आपका होना चाहिए। ठीक है। फिर इस CTM मशीन को हम लोड अप्लाई करने के लिए चालू करते हैं। ठीक है। और देख लेते हैं कि हमारा क्यूब है उस पर लोड अप्लाई होना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। क्यूब आपका आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको, नहीं तो रिजल्ट आपके कभी भी सही नहीं आएंगे। अब हमने CTM मशीन को चालू कर दिया है तो आप देख रहे हैं इस पर लोड का एप्लीकेशन होने लग गया है। जो भी मैक्सिमम अप्लाइड लोड यहाँ पर आता है वो मैक्सिमम अप्लाइड लोड आपको नोट कर लेना है, वही आपका जो है क्रशिंग लोड कहलाएगा। इस क्रशिंग लोड को यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये आपको किलो न्यूटन में बता रहा है। इस किलो न्यूटन को आप पहले न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको आप क्यूब की एरिया से डिवाइड करके न्यूटन पर mm² में उसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं हमारा क्यूब जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है। तो जो मैक्सिमम लोड जो भी अचीव्ड हुआ है हमारे क्यूब का वो लोड हमारा क्रशिंग लोड कहलाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसी प्रकार से 3 क्यूब टेस्ट करते हैं 7 डेज में और 3 क्यूब टेस्ट करते हैं 28 डेज में। इस क्यूब के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आपने टेस्ट की है, इसके साथ में आपको इसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करना होगी डियर फ्रेंड, क्योंकि आपको जो कंक्रीट के मिक्स डिजाइन कर रहे हैं आपने देखा होगा कि आप फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ बेस पे टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको इसके क्या करना है, क्यूब भी कास्ट करना है। ठीक है। और इसके आपको बीम भी कास्ट करना, जिनकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करना होगी। तो जिस प्रकार से आपने क्यूब टेस्ट किए हैं उसी प्रकार से आपको फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करना होगी। जो मिनिमम सैंपल की अगर बात करें तो देखिए मिनिमम 6 तो आपको चाहिए ही हैं, 3 7 दिन के लिए, 3 28 दिन के लिए, और बेटर रिजल्ट के लिए आपको एक दिया जाता है कि मिनिमम आप जो है 30 सैंपल कास्ट करें, यानी कि 90 क्यूब कास्ट करें, जिससे कि आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकें, जो कि कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है डियर फ्रेंड। इसलिए हम जनरली 12 क्यूब या 18 क्यूब कास्ट कर लेते हैं। ये आपकी क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने ट्रायल कराना चाह रहा है। ठीक है। तो एक ट्रायल में आपको मिनिमम 9 क्यूब कास्ट करने होंगे, जो कि आपके 6 क्यूब आपके जो रहते हैं आपको 7 डेज में टेस्ट करना है और 3 क्यूब आपको 28 डेज में टेस्ट करना होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये एक्सेल शीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, काफ़ी सारी डिटेल आपको इस एक्सेल शीट में मिल जाएंगी कि आपको किस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे निकालना वो भी मैं आपको बता दूंगा, या ऊपर आई बटन में वीडियो में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। एक्सेल शीट आपको डाउनलोड करना है तो मेंबरशिप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करके इस एक्सेल शीट को प्रोवाइड करा दूंगा, और भी बहुत सारी एक्सेल शीट्स और स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाता है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड। तो चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, एक ही रिक्वेस्ट आपसे है, और शेयर करने भी कंजूसी मत करना। ओके फ्रेंड, गुड बाय।